So good morning to all of you. Good morning. आज क्लास इतना भरा है, कितना कितना स्ट्रेंथ है? आई थिंक मोर देन 500। अच्छा, इतनी सारी स्ट्रेंथ, पता नहीं कहाँ से और भी बच्चे कहाँ से आ गए। चलो, सो वी आर स्टार्टिंग अ न्यू चैप्टर जिसका नाम है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ेस। तो हम ह्यूमन हेल्थ के बारे में बात करेंगे और उससे होने वाले, उसके अंदर जो हेल्थ को ठीक रखने के लिए और उसको ख़राब रखने के लिए जो पैथोजेंस हैं, कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन सी डिजीज़ हैं, उनके बारे में हम बात करने वाले हैं इन दिस चैप्टर। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप हेल्थ के बारे में बात करोगे तो इट इज़ नॉट अबाउट, जैसे कि हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ में बात कर रहे थे, कि इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फिट इन द फिजिकल सेंस, कि आपका अगर बॉडी फिट है तो आप उसको बस ये नहीं बोलोगे कि आप फिजिकली फिट है। अगर उसके अलावा आपका मेंटल सोशल एंड साइकोलॉजिकल वेल बीइंग नहीं है तो ठीक है। तो अगर आप कंप्लीटली फिट हो तो इसका मतलब है कि आपको फिजिकली फिट होना चाहिए, आपको मेंटली फिट होना चाहिए, सोशली और साइकोलॉजिकली आपको फिट होना चाहिए, देन यू विल बी कंसीडर्ड एज अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, तो कितने लोग हेल्दी हैं यहाँ? है कोई ऐसा? आप हेल्दी हो हर तरीके से? साइकोलॉजिकल मतलब तुम नहीं होगे तो अभी नहीं, मान हो ना हो, लेकिन मानना तो हमें पॉजिटिव ही रहना है। मानना है कि भाई हम तो हैं, बाकी दुनिया चाहे कुछ भी सोचे। ठीक है, तो ये होता है हेल्थी होने का मतलब एब्सेंस ऑफ डिजीज़ मतलब नहीं है। जैसे मोस्टली हम लोग हॉस्पिटल्स तभी विजिट करते हैं जब हमें कोई सिम्टम्स दिखने लगते हैं और जब हम बेड से नहीं उठ पाते हैं। ये इंडियन कल्चर है। जब आप बेड से नहीं उठोगे, जब तक कि आप बिल्कुल लेट ना जाओ, जब तक कि कोई आपको CPR ना दे दे, माउथ टू माउथ ना दे दे, तब तक आप जाओगे ही नहीं हॉस्पिटल, क्योंकि आपको लगता है कि हॉस्पिटल एक ऐसा जगह है जहाँ क्या लिया जाता है? पैसा लिया जाता है, और आपके लिए वो बस इसलिए खोला गया है कि जिससे आपको लूटा जा सके। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा नहीं, कम से कम हॉस्पिटल 4 बार तो ईयर में विजिट करना चाहिए फॉर रेगुलर चेकअप्स 3 मंथ्स में। ठीक है, चलो 6 में वैसे तो क्वार्टरली कर लो, लेकिन अगर इतना नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम 6 मंथ में तो करा ही लो एक बॉडी चेकअप, क्योंकि ये तो आपके नॉर्मल जो इंश्योरेंस हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इतना तो कम से कम करना चाहिए जिससे आपका एक ऑप्टिमम पैरामीटर सेट रहे। तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब कंडीशन ऑफ हेल्थ में जैसे हमने इन सारी चीज़ों के बारे में बात की कि अगर ये ठीक है तो इससे क्या होता है? आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर आप हेल्दी होगे सोशली, मेंटली, साइकोलॉजिकली, अगर आप अच्छा फील कर रहे हो तो उससे क्या होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होगी। हो सकता है कि आप 550 स्कोर कर रहे हो, अगर आप अच्छे से साइकोलॉजिकली आप या मेंटली आप अच्छा फील कर रहे हो तो हो सकता है कि वही 550 आपका 650 में चेंज हो जाए। हो सकता है कोई 650 पे ऑलरेडी बैठा है 720 स्कोर करके आ जाए। ठीक है, वो दूसरा वाला फैक्टर है, उस पर आएंगे हम। पहले ऊपर वाले पे आते हैं। तो पहले पॉजिटिव पॉजिटिव बातें करते हैं, फिर उसके बाद थोड़ा सा एक तड़का दे देंगे मिर्ची का। ठीक है, तो इंक्रीज अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, लॉन्गेविटी बढ़ सकती है, एंड इट ब्रिंग्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। फिर आप एक अच्छे डॉक्टर बन जाओगे अगर आपका माइंडसेट अच्छा है तो। उसके बाद एक न्यूरो सर्जन बनने के बाद एक बस ऑपरेशन करने के आप लाखों रुपए चार्ज करोगे। ठीक है, तो दिस इज द काइंड ऑफ थिंग दैट इज हैपनिंग, कि अगर आपकी अच्छी हेल्थ रहती है और आप डॉक्टर होके खुद ही बीमार रहते हो, खुद आपके हाथ कांप रहे हैं, तो कैसे ऑपरेशन करोगे? फिर कैसे चार्ज करोगे इतने पैसे? ठीक है, इसका दूसरा एस्पेक्ट क्या है कि इफ़ यू आर नॉट वेल इनफ, और अगर ये डिक्रीज हो रही हैं जो कंडीशंस हैं आपकी हेल्थ की, तो इट विल रिजल्ट इनटू द, मतलब एक जो डायरेक्ट रिलेशन आपको देखा गया है कि इन्फेंट एंड मैटरनल मॉर्टेलिटी बढ़ जाती है। मतलब नॉर्मली तो वैसे किसी की भी डेथ हो जाएगी अगर आपका हेल्थ वाइज वो कम होगा, लेकिन जो मेनली केसेस देखे गए हैं, इसको जो रिलेट किया गया है वो मैटरनल और आपका इन्फेंट की मॉर्टेलिटी से ज़्यादा रिलेट कर सकते हो, क्योंकि अगर उन दोनों की हेल्थ ठीक नहीं हुई तो एट द टाइम ऑफ चाइल्ड बर्थ दोनों की डेथ हो सकती है, या अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं हो रहा है या हेल्थ प्रॉपर नहीं है तो इट कैन रिजल्ट इनटू सच काइंड ऑफ थिंग। तो ये डायरेक्ट एक रिलेशन दिखाया गया। हालांकि अगर ये कम होता है तो किसी पे भी ऐसा इफेक्ट हो सकता है। ठीक है, चल नेक्स्ट आ जाते हैं। उसके बाद डिजीज के बारे में अगर आप बात करें तो डिजीज क्या होती है? द स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर ऑर्गन सिस्टम इज एडवर्सली अफेक्टेड एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय वेरियस साइंस एंड सिम्टम्स, राइट? तो आपकी अगर बॉडी के अंदर ऐसा हो रहा है कि आपका वन और मोर देन वन ऑर्गन्स आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली, और ऑब्वियसली जब आपके बॉडी में कोई ऑर्गन सही से काम नहीं कर रहा होगा तो इट विल बी शोइंग सम साइंस और सिम्टम्स। कुछ ना कुछ तो इफेक्ट्स दिखाई देंगे।
पर्टिकुलरली अगर कोई भी ऑर्गन में कोई डिजीज़ होगी तो उससे रिजल्टेंट कुछ ना कुछ आपको सिम्टम्स ज़रूर दिखाई देंगे। जब वो सिम्टम्स दिखाई देंगे तो उससे कौन कौन से टाइप की डिजीज़ हो सकती हैं, एक होती है नॉन इन्फेक्शियस, दूसरी होती है इन्फेक्शियस। बहुत बेसिक चीज़ें अभी हम बात कर रहे हैं। इन्फेक्शियस मतलब ऐसी डिजीज़ेस कि आप अगर पास में बैठे, आपको कोल्ड हो गया, बराबर वाले को भी कोल्ड दे दिया आपने, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कोई जेनेटिक डिजीज़ है, बराबर वाले के पास बैठ रहे हैं तो आप उसको जेनेटिक डिजीज़ दे रहे हो, ठीक है। जैसे डायबिटीज़ है किसी को, तो पड़ोसी को आपने डायबिटीज़ ट्रांसफ़र कर दिया। तो इस टाइप की चीज़ें उनको क्या बोलेंगे, नॉन इन्फेक्शियस। जैसे कैंसर हो गया, राइट, जैसे आपका, तो ये इस टाइप के जितनी भी डिजीज़ हैं या जेनेटिकल डिजीज़ हो गए, वो सारे डिजीज़ कैसे हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। और ट्रांसमिशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर नहीं होता इसमें, इन्फेक्शंस डिजीज़ में होता है। एग्जाम्पल में इसमें कैंसर ले लिया हमने, इसमें एड्स ले लिया। एड्स ट्रांसफ़र हो सकता है, देयर आर डिफरेंट मेथड्स जिसमें आपका ट्रांसफ्यूजन के थ्रू, या अगर आपका जैसे बॉडी फ्लूइड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है तो उससे ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। सो ये हमने डिजीज़ के इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में बात किया। व्हाट आर द पैथोजेंस? पैथोजेंस कैसे होते हैं? दीज आर द डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, इसमें जैसे आप देखेंगे तो पैरासाइट्स आ गए। तो मोस्ट पैरासाइट्स और पैथोजेंस लिविंग ऑन द होस्ट और मल्टीप्लाई इंटरफेयर विद देयर नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज। जो भी इंडिविजुअल्स के अंदर जो भी नॉर्मल वाइटल एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही होंगी, जब ये पैथोजन एंटर करेंगे, ये पैथोजेंस क्या है? दीज आर द डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। और ये डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो हमारे अंदर जो भी सिस्टमेटिक जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रही हैं, कहीं ना कहीं उनको हिंडर करते हैं, उनके फंक्शनिंग को उनके फंक्शनिंग को कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, और उसकी वजह से कुछ ना कुछ रिजल्ट आएगा। सो दिस लाइक एक एग्जाम्पल है, गट पैथोजेंस कैन सर्वाइव हार्श पीएच एंड डाइजेस्टिव एंजाइम्स। आपने देखा होगा कि गट में कुछ आपके पैरासाइट्स रहते हैं, कुछ नाम बता सकते हैं कौन रहता है? जैसे गट के अंदर कौन से पैरासाइट रहता होगा? एस्केरिस, एस्केरिस, टेपवर्म, राइट। दीज आर वेरी कॉमन, जो ह्यूमन के अंदर हम बात करें सब, दीज आर द वेरी कॉमन पैरासाइट जो गट के अंदर रहते हैं, और दे कैन सर्वाइव द हाई पीएच और एक्सट्रीम कंडीशंस को सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये पैथोजन जो है, क्योंकि ये इन्फेक्शन कॉज कर रहे हैं और ये ऐसी ऐसी हार्श कंडीशन में रह सकते हैं जो उनको हेल्प करता है उन कंडीशन में सर्वाइव करने के लिए और होस्ट को नुकसान पहुंचाने के लिए। मतलब ये उनके लिए अच्छा है लेकिन होस्ट के लिए नुकसानदेह है, ठीक है। आगे आ जाते हैं। अब ये सारी जो है डिजीजेज आपको कुछ दी गई हैं, जिसमें आपके पास बैक्टीरियल डिजीजेज हैं, वायरल डिजीजेज हैं, प्रोटोजोअल और हेलमेंस डिजीजेज हैं। इट्स अ काइंड ऑफ चार्ट, मतलब आपको बस याद ही करना है, ठीक है। तो इसमें जैसे कई बार क्वेश्चन क्या आता है, उसमें जैसे अलग अलग डिजीजेस का कॉम्बिनेशन दे देंगे और उसके बाद वो आपसे पूछेंगे कि बताइए कि इसमें कौन सी बैक्टीरियल डिजीज़ है, कौन सी वायरल है और कौन सी प्रोटोजोअल डिजीज़ है, ठीक है। तो उससे रिलेटेड कुछ डिज़ीज़ मैं पहले आपको लिख देता हूँ। जैसे अगर सबसे पहले हम बात करें, बात कर लेते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की। जो बैक्टीरियल डिजीज़ हैं, कुछ नाम इसमें देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक नाम लिख रहा हूँ, कुछ एक ऑर्डर है उसमें लिख रहा हूँ, उसका भी एक रीज़न है क्यों लिख रहा हूँ वो बताऊँगा आपको, ठीक है। तो सबसे पहले है आपके पास मेनिंजाइटिस, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक दूसरी बैक्टीरियल डिजीज़ में लिख रहा हूँ जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। उसके बाद हम लिख सकते हैं टेटनस। फिर आपके पास आता है गोनोरिया। फिर उसके बाद एक डिजीज़ आती है वूफिंग कफ। इसका दूसरा नाम क्या होता है? वूफिंग कफ का दूसरा नाम क्या है? इसी पे आता है क्वेश्चन। ये बैक्टीरियल डिजीज में सबसे फेवरेट क्वेश्चन है उनका। पी से नाम है इसका। काला आजार तो लीचमैनियासिस होता है। पी से है पर्ट्यूसिस। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि इसका नाम याद बच्चे या तो वूफिंग कफ याद रखते हैं या फिर आपका
पर्ट्यूसिस में दोनों को अलग अलग समझ लेते हैं, लेकिन दोनों सेम है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास नेक्स्ट में आपके डिजीज़ लिख रहा हूँ निमोनिया। इस पे भी बहुत क्वेश्चन आता है। फिर वूफिंग कफ तो हो गया, इसको मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ दूसरे नाम से, दैट इज पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस और वूफिंग कफ इज द सेम, बट मैं रिपीट कर रहा हूँ, इसका रीज़न है फिर उसके बाद है आपके पास कॉलेरा, और उसके बाद है डिप्थीरिया। ये सारी डिजीज़ कैसी हैं? बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। अब कितने हो गए ये? 12 हो गए ना, ठीक है। अब इन डिजीज़ को, ये सारी बैक्टीरियल डिजीज़ है। अब इसमें क्या होता है कि कन्फ्यूजन हमें, क्योंकि अभी जितनी भी हम डिटेल पढ़ेंगे वो मेमोरी बेस्ड है, उसमें कुछ नहीं करना ऑनेस्टली। मतलब ये इस चैप्टर में आपको जितना आप मेमोराइज कर पाओगे वही आपको हेल्प करेगा, क्योंकि अगर आपको याद नहीं रहा वूफिंग कफ पर्ट्यूसिस है तो उसमें आप कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगा पाओगे, आपको याद ही करना है, उसका कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, ठीक है। तो इन डिजीज़ को कैसे याद करें, मतलब बहुत कॉमन सी एक ट्रिक, मतलब बहुत कॉमनली यूज़ की जाती है, तो मैं वो आपको बता देता हूँ। माई ट्यूशन टीचर गिव वर्क my tuition teacher give work by using PPT on LCD। क्या ये बड़ा सा LCD है, उस पर मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? PPT, ठीक है। तो my tuition teacher give work by using, इसमें दो चीज़ों का कोई यूज़ नहीं है, एक तो यूजिंग वर्ड का और ऑन का, ठीक है। वो मैं उसको अलग से हाईलाइट कर देता हूँ अगर आपको लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हो जाए उसमें। तो एक तो इस वर्ड का कोई मतलब नहीं है, और एक यहाँ वर्ड आएगा यूजिंग, बाय यूजिंग PPT ऑन LCD। क्या हुआ? माई ट्यूशन टीचर गिव वर्क बाय यूजिंग PPT ऑन LCD, ठीक है। तो ये सारे लेटर्स से, अब मुझे पता है कि एक बार में याद नहीं आएगा, क्योंकि ऐसे सारे डिजीजेस ऐसे लेटर से वायरल भी होंगे। बस ये है कि अगर आपने इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लिया तो यू मस्ट बी नोइंग कि आपको एटलीस्ट इतना आइडिया हो जाएगा कि ये जो हमने ट्रिक बनाई है उसमें बैक्टीरियल डिजीज़ कौन कौन सी आ रही हैं, और इन लेटर से कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर पाओगे, ठीक है। तो आपके पास ये हो गई बैक्टीरियल डिजीजेस, जिसमें माई में हम मेनिंजाइटिस मेंशन कर रहे हैं। फिर टी से देखो, TU आ रहा है तो इसलिए हम ट्यूबरक्लोसिस ले रहे हैं, इसमें भी टी से, क्योंकि आपके पास टाइफॉइड भी आएगा और आपके पास टेटनस भी आएगा। तो टी से आप जितने नाम सोच सकते हो उसमें यही नाम सोचोगे। टी से क्या क्या सोच सकते हो? ट्यूबरक्लोसिस, टेटनस और टाइफॉइड, राइट। मेनली यही 3 चीज़ें आपके दिमाग में सबसे पहले आती हैं, और ये तीनों कैसे हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ है। और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि इनमें से कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई वायरल है, ठीक है। टाइफॉइड के लिए बहुत कन्फ्यूजन होता है कि कहीं ऐसा वायरल तो नहीं है कहीं, तो टाइफॉइड भी कैसा है? बैक्टीरियल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, दीज आर द बैक्टीरियल डिजीजेस। अगर आप इसको देख लेंगे, बहुत कॉमनली ये ट्रिक यूज़ की जाती है, कोई नई ट्रिक नहीं है, बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखो, और इससे आपको बैक्टीरियल डिजीज़ कम से कम जो बहुत कॉमन है वो तो याद ही रहेंगी। और इसमें ये याद रखना है कि पर्ट्यूसिस और ये बोथ आर सेम। वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस क्या है? सेम है, क्लियर है। वूफिंग कफ आपको पता होगा, काली खांसी, ऐसे खड़खड़ जैसे इंजन खराब हो जाता है ना, वैसे आवाज़ आती है कोई खांसता है तो। अभी तो मैंने आज तक तो, पहले तो कभी देख लिया करता था, लेकिन आजकल नहीं देखने को मिलता कि किसी को ऐसी खांसी हो रही है, वूफिंग कफ।
क्योंकि आप ऑलरेडी सारे वैक्सीन लेके रखते हो, लेकिन पहले बहुत कॉमनली देखने को मिलता था इस टाइप का, कफ हो जाता था, ठीक है। तो वूफिंग कफ और पर्ट्यूसिस इज द सेम थिंग। इज इट क्लियर? नोट कर लिया सबने? कोई कंफ्यूजन तो नहीं रहेगा? चलो, अगर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा तो बताओ कौन सी डिजीज थी पहली, कौन कौन सी पढ़ी? सबसे पहली बताओ। मेनिंजाइटिस। दूसरी बताइए। तीसरी बताइए। ट्यूबरक्लोसिस के बाद कौन सी? टेटनस। फिर गोनोरिया। फिर वूफिंग कफ। फिर बताइए। पीपीटी और एलसीडी। न्यूमोनिया। फिर दूसरे पी से पर्ट्यूसिस। पर्ट्यूसिस और वूफिंग कफ आर सेम। फिर उसके बाद टी से टाइफॉइड। उसके बाद बताइए। एलसीडी लेप्रोसी, ठीक है। सी से कॉलेरा, बहुत कॉमन है, विब्रियो कॉलेरी, वो तो आप भूलोगे ही नहीं। और डी से इज डिप्थीरिया, ठीक है। चलो, अब इसी तरीके से देख लेते हैं नेक्स्ट, वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीज़ में अगर हम जाएंगे तो वायरल डिजीज़ में सबसे पहले आपके पास आ जाता है, जिसको आप बहुत कॉमनली जानते ही हो, हेपेटाइटिस, एड्स, रेबीज़ और पोलियो और इन्फ्लुएंज़ा और आपका चिकन वाला जो आप देखोगे ना, क्या होता है चिकन? एक होता है चिकनगुनिया और एक क्या होता है चिकन पॉक्स। जहाँ पे भी चिकन लगा दिया वहाँ क्या हो गया? वायरल हो गया। मतलब आप कोई बैक्टीरियल डिजीज़ ऐसी नहीं देखोगे जिसमें चिकन लगाओ, ठीक है। तो वायरल वाला जितना भी है, कहीं भी अगर आए तो ध्यान रखना वायरल है, ठीक है। तो ये तीन सब मिला के क्या बना रहा है वैसे? ये हार्पिक। हार्पिक तो सुना होगा सबने। हार्पिक इंडियन लोगों का जाना पहचाना ब्रांड, ठीक है। किस लिए यूज होता है? हाँ, अच्छा, टूथपेस्ट तो नहीं है, ठीक है। तो हार्पिक याद रखिए, और इससे आपको क्या याद रहेगा? वायरल डिजीजेज याद रहेंगी एटलीस्ट, जो मतलब कुछ तो कॉमनली आप जानते ही हो। कौन कौन सी हैं? हेपेटाइटिस को आप जानते हो, एड्स। कंफ्यूजन कहाँ होता है? जैसे रेबीज़ में होगा, इन्फ्लुएंजा में भी हो सकता है, ठीक है। तो रेबीज़, इन्फ्लुएंजा, इसमें आप याद रखोगे, ठीक है। सो आपके पास हो गया हार्पिक। अच्छा, उसके अलावा आपके पास होता है मम्स, मीजल्स और एक और आपको मिलेगा एस से, एक होता है, क्या नाम है उसका? स्मॉल पॉक्स। और फिर आपके पास होता है चिकनगुनिया और डेंगू। ये कैसी डिजीज है सारी? हार्पिक को यूज करते हुए आपने देखा है बहुत सारे एक्टर्स आते हैं, उनका वीडियो बनता है, उसको बोलते हैं एमएमएस, ठीक है। आपने देखा होगा एक कोई एक्टर है, सीरियल बनाता है, वो हार्पिक लेके आ जाता है, मैं आज आपको क्लीन करके दिखाता हूँ आपका वॉशरूम, ठीक है। अक्षय कुमार करता है? नहीं, अच्छा, एक दूसरा भी एक्टर था। तो उसके बाद और फिर जब एमएस बनता है तो उसको कहाँ रखेंगे? सीडी में रख लेंगे, ठीक है। तो हार्पिक का आप एमएमएस बनाइए और इसको स्टोर कर लीजिए सीडी के अंदर। तो आपके पास कितनी डिजीज़ हो गई? वायरल डिजीज़ हो गई, ठीक है। तो ये आपको हेल्प करेगा एक नंबर के क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन में तो एटलीस्ट हेल्प करेगा। और वो क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आपसे स्पेशली पूछा जाएगा, ये ऐसा बेसिक क्वेश्चन है
कि जिसमें आपने बड़े बड़े तीर मारे होंगे, लेकिन इसकी सिचुएशन ऐसी है कि आपके मतलब हाथी के कान में चींटी घुस जाना, ठीक है, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है कि आप मतलब इस टाइप के कुछ। हाँ, रुबेला, रुबेला भी वायरस है बच्चे। तो उस केस में आप जो है रुबेला का इन्फेक्ट मतलब जो मदर्स जो मतलब कंसीव करने वाली हैं या प्लान कर रहे हैं, उससे पहले लगता भी है, क्योंकि अगर हो जाए ना हो तो फिर बेबी को बहुत हार्म करता है रुबेला, ठीक है। और इसमें आपको जैसे अगर आप देखो कि वैक्सीन भी दी जाती है, एक डीपीटी दिया जाता है। डीपीटी आपका हो गया डिप्थीरिया के लिए, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस के लिए, और एक दिया जाता है बीसीजी, ठीक है। बैसिलस क्या होता है? बैसिलस कैलामाटे ग्वेरिन, बीसीजी का जो फुल फॉर्म है बैसिलस कैलामाटे ग्वेरिन, दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ बीसीजी वैक्सीन। तो बीसीजी स्पेशली किसके लिए दिया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए, ठीक है। स्पेशली पूछा जाता है कि ये वैक्सीन किसके लिए दिया जाता है, डीपीटी, तो आपको पता है नाम में ही आ रहा है, डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस एंड टेटनस के लिए हो गया। बीसीजी स्पेशली आपसे पूछा जाएगा कि बीसीजी वैक्सीन किसके लिए देते हैं, तो यू नीड टू रिमेंबर दैट बीसीजी इज बीइंग गिवन फॉर द ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, या माइकोबैक्टीरियम अगर आ जा रहा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द फुल नेम, राइट। चलो, तो ये हो गए वायरल डिजीजेस, याद रहेंगे इतने। चलो जल्दी से बैक्टीरियल डिजीज बता दो। पहला क्या था? मेनिंजाइटिस। दूसरा क्या था? ट्यूबरक्लोसिस। तीसरा क्या था? टेटनस था। चौथा क्या था? गोनोरिया। नेक्स्ट वूफिंग कफ। उससे नेक्स्ट बताओ। नेक्स्ट पर्ट्यूसिस, वूफिंग कफ सेम है, ठीक है। टी से टाइफॉइड, और फिर लेप्रोसी और कॉलेरा और डिप्थीरिया, ये सारी कहते थे बैक्टीरियल डिजीज थे। अब मुझे बता दो वायरल डिजीजेस। सबसे पहले था हार्पिक, ठीक है, तो सबसे पहले हेपेटाइटिस, उसके बाद एड्स, उसके बाद रेबीज, उसके बाद इन्फ्लुएंजा। कंफ्यूजन जिसमें होगा, देखो हेपेटाइटिस और एड्स तो तुम्हें अगर सोते भी होगे और चाटा मार के उठा के जाएगा, पूछा जाएगा, तब भी तुम बता दोगे कि हेपेटाइटिस, एड्स, पोलियो ये वायरल डिजीजेस है। जो तुम्हें याद रखना है जिसमें कंफ्यूजन होगा, जैसे इन्फ्लुएंजा में होगा, इन्फ्लुएंजा में बहुत होता है, टाइफॉइड में बहुत होता है। जो बहुत कंफ्यूज करने वाले टर्म्स है उनमें ज़्यादा ध्यान रखना कि टाइफॉइड बैक्टीरियल है, इन्फ्लुएंजा इसमें आ गया हार्पिक वाले में, तो ये आपका वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो ये आपको कंफ्यूजन वाले जो हैं उनको आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। वूफिंग कप पे बहुत कंफ्यूजन होता है क्योंकि उसके दो नाम है, इसलिए बहुत पूछा जाता है, ठीक है। दूसरा आपका निमोनिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे हमें हमेशा लगता है कि निमोनिया जो है उसकी स्पीशीज़ जो होगी हमेशा क्या होगी? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, राइट। लेकिन इसकी एक और रहती है हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी, ठीक है। अब हमें पता है कि हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी जो है वो तो कहीं से रिलेट नहीं कर रहा है निमोनिया के साथ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। और ऑल इंडिया सीरीज में भी कई बार ऐसा होता है कि यही क्वेश्चन डाल देते हैं। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी जो है दैट विल ऑल्सो बी कॉजिंग द निमोनिया। तो अगर पॉजिटिव एजेंट में आपका न्यूमोकोकस का स्पीशीज नहीं मिल रहा है और हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी मिल रहा है, वो ध्यान रखना है, उसको ज़रूर याद रखना है क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि निमोनिया, अब इन्फ्लुएंजा हमें पता है इन्फ्लुएंजा कैसा डिजीज़ है? वायरल डिजीज़ है। और निमोनिया कैसा डिजीज़ है? बैक्टीरियल डिजीज़ है। तो वो वहाँ से भी लोग समझते हैं कि अच्छा ऐसा रॉन्ग तो नहीं हो गया, लेकिन आपको हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा इसलिए क्योंकि अलग से उसकी तरह सिम्टम्स मिल रहे हैं, इसलिए उसको बोला जा रहा है, ठीक है। हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजा दे दिया नाम, ठीक है। तो आई थिंक अच्छा हम बात कर रहे थे वायरल डिजीज़ की। तो वायरल डिजीज़ में सबसे पहले हेपेटाइटिस, उसके बाद एड्स, उसके बाद रेबीज़, उसके बाद पोलियो, उसके बाद इन्फ्लुएंजा, एंड द लास्ट वन इज चिकन पॉक्स। चिकन जहाँ भी लगा होगा वो वायरल के साथ आ जाएगा, ठीक है। जैसे चिकनगुनिया आ रहा है और चिकन पॉक्स आ रहा है, दोनों कैसे हैं? वायरल डिजीज़ है। तो हार्पिक हो गया, उसके बाद क्या बनाया हमने? एमएमएस बनाया। एमएमएस में क्या आ रहा था? मीजल्स, मम्स एंड स्मॉल पॉक्स। और उसके बाद हम आ जाते हैं लास्ट सीडी में, क्या आ रहा था? चिकनगुनिया एंड लास्ट वन डेंगी। डेंगी और चिकनगुनिया का वेक्टर दोनों का सेम होता है, कौन? एनाफ्लीज, एडीज,
एडीज होता है, उसको भी याद रखने के लिए आप जैसे आपके पास अगर दो आएंगे एडीज एनाफ्लीज, तो आपको पता है डी एडीज के अंदर है तो वो डेंगू से रिलेट कर रहा है, और जिससे डेंगू होता है उसी से चिकनगुनिया होता है। क्योंकि आप देखोगे कोई भी दिल्ली एनसीआर में जब कोई एडवर्टाइजमेंट होते हैं, अभी जब रेनी सीजन आता है तो उसमें वो कहते हैं कि डेंगू और चिकनगुनिया से बचें, तो उस टाइम पे जो मॉस्कीटो है वेक्टर है वो सेम ही है, कौन सा है, एडीज है। ठीक है, चलो, तो आई थिंक वायरल डिजीजेस भी याद रहेंगे, बैक्टीरियल डिजीज भी याद रहेंगे। ठीक है, चलो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट प्रोटोजोअल डिजीजेस पे। नेक्स्ट है आपके पास प्रोटोजोअल डिजीज। प्रोटोजोअल डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। प्रोटोजोअल डिजीज़ में कुछ तो फेमस है, आप जानते ही ऑलरेडी। तो एक है आपके पास मलेरिया, ठीक है। दूसरा अगर हम बोलें तो एक होता है अमीबियसिस, ठीक है। और फिर उसके बाद सिकल सेल एनीमिया, सॉरी सिकल सेल एनीमिया बोल रहा हूँ, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। उसके बाद क्या है, काला आजार, ये बहुत फेमस है, बहुत आता है। काला बाजार नहीं, काला बाजार किसने देखा, क्या आप बाहर से ब्लैक पेंटिंग करके रखते हैं, दुकान बंद करके रखते हैं। काला आजार, आजार मतलब इज अ वर्ड फॉर फीवर, ठीक है। आजार वर्ड जो यूज़ करते हैं टेम्परेचर में जो चेंज आता है उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं आजार, काला आजार। ये नाम है आपका किसका, जो लीचमानिया से डिजीज़ होती है, आपको लीचमानिया का नाम सुना होगा ना, ट्रिपेनोसोमा लीचमानिया, लीचमानिया से आपको डिजीज़ होती है काला आजार, ठीक है। तो इसको लीचमैनियासिस भी बोलते हैं, क्या, हाँ लीचमैनियासिस भी बोलते हैं इसको, ठीक है। और ट्रिपेनोसोमा इज स्लीपिंग सिकनेस या ट्रिपेनोसोमियासिस, ये जो स्लीपिंग सिकनेस है, स्लीपिंग सिकनेस में क्या होता है, बहुत सोते हैं, सोते सोते मर जाओ, नहीं भाई ऐसा नहीं, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है इसमें, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि इसमें मतलब मजे, तुम लोग तो ही कहेंगे यार यही हो जाए, स्लीपिंग सिकनेस में सोते रहो मस्त, 3-3 दिन बाद उठ रहे हैं, डायरेक्टली नीट का एग्जाम, हाँ स्वर्ग में, हाँ सही है। और उसके बाद एक डिजीज होती है आपके पास कौन सी, पायरिया, ठीक है। स्पेलिंग एक बार चेक कर लेना, हो सकता है रॉन्ग हो, ठीक है। तो आपके पास ये सारी डिजीज हो गई, कौन कौन सी, मलेरिया, अमीबियासिस, स्लीपिंग सिकनेस, काला आजार एंड पायरिया। पायरिया कहाँ होता है, गम्स में, ठीक है, ठीक है। तो ये एक प्रोटोजोअल इन्फेक्शन है, ठीक है। अब इस प्रोटोजोअल इन्फेक्शन को जैसे अभी तक हमने तीनों देखे थे, इसमें भी एक ट्रिक है कि मास्क लगाना जो होता है इज पेनफुल, मास्क इज पेनफुल। अगर आप मास्क लगाते हो तो कब तक मास्क लगा लोगे, एक टाइम आता है कि आपको लगता है कि यार मास्क लगाना जो है बहुत पेनफुल है, राइट। तो मास्क में हर एक लेटर इज रेफरिंग अबाउट द वन प्रोटोजोअल डिजीज, ठीक है। तो आपके पास अभी 3 टाइप के डिजीज़ आपने देख लिए, बाकी बहुत ज़्यादा पैथोजेंस में अलग अलग टाइप के डिजीज़, रिंग वॉर्म्स वगैरह के, और उसके जो हेलमेंथ के होंगे वो ईजिली आप आइडेंटिफाई कर लोगे, तो उसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। बट ये सारे डिजीज़ जो मेनली आपको कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, बैक्टीरियल, वायरल, इसमें भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होगे कि प्रोटोजोल कौन सी डिजीज़ है, बट एटलीस्ट आपके फिंगर टिप्स पर रहेगी कि कौन कौन सी डिजीज़ है, ठीक है। तो मैं फिर से एक बार आपको बता देता हूँ, बैक्टीरियल डिजीज़ हो गया, वायरल डिजीज हो गया, नाउ वी आर हैविंग द प्रोटोजोल डिजीज, और जिसका ट्रिक हमने देखा कि मास्क इज पेनफुल, मतलब आपके पास है मलेरिया, अमीबियासिस जो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, उसके बाद हमारे पास क्या है, लीचमैनिया से, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस हो रहा है किससे, ट्रिपेनोसोमा से, ट्रिपेनोसोमा से होता है ये, और ये किससे होता है, लीचमैनिया से होता है,
ये सारे किसके मेंबर हैं? प्रोटोजोआ के मेंबर हैं। जिसका मेंबर कौन है? अमीबा। जिसका मेंबर कौन है? पैरामीशियम। उसी ग्रुप में आते हैं। मलेरिया वाला पैरासाइट भी, प्लाज्मोडियम भी वहीं आता है, राइट? तो ये सारे मेंबर वहाँ से हैं। स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमियासिस के नाम से, इसमें भी बहुत कन्फ्यूजन होता है कि स्लीपिंग सिकनेस लीचमानिया कॉज कर रहा है कि ट्रिपेनोसोमियासिस कर रहा है, तो इसको बहुत केयरफुल रहेंगे, ठीक है? काला आजार के नाम को लेके बहुत ज़्यादा होता है, काला आजार क्या है? तो ये लीचमैनियासिस जो डिजीज़ होती है उसी को हम क्या बोल रहे हैं? काला आजार बोल रहे हैं, ठीक है? तो आई थिंक दिस मच इज़ क्लियर। 3 टाइप के डिजीज़ तो आपको याद ही रहेंगे कम से कम, ठीक है? फिर से एक बार रिपीट कर लेते हैं। बैक्टीरियल डिजीज़ में मेनिंजाइटिस हो गया, उसके बाद व्हाट नेक्स्ट? ट्यूबरक्लोसिस, व्हाट नेक्स्ट? टेटनस, देन गोनोरिया, देन whooping cough or pertussis are same, then pneumonia, then again pertussis, then typhoid, then leprosy, then cholera, then diphtheria। उसके बाद आ जाते हैं वायरल डिजीजेस पे। उसमें आ जाता है आपके पास हार्पिक, मतलब व्हाट? HIV, और सॉरी हेपेटाइटिस, और फिर उसके बाद एड्स और रेबीज एंड पोलियो, इन्फ्लुएंजा और चिकन पॉक्स। उसके बाद आपके पास आ गया मीजल्स, मम्स और स्मॉल पॉक्स, और उसके बाद आपके पास है सी से चिकनगुनिया और डेंगू, चिकनगुनिया एंड डेंगू, ठीक है? उसके बाद हमने प्रोटोजोअल डिजीज पढ़े। मास्क इज पेनफुल, M इज मलेरिया, A इज अमीबियासिस एंड S इज स्लीपिंग सिकनेस, एंड लास्ट में काला आजार। काला आजार इज नथिंग एल्स बट द लीचमैनियासिस, ठीक है? चल, उसके बाद ऑब्वियसली आप इतने बड़े हो चुके हो तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनल हाइजीन रखना, और क्या प्रिवेंटिव मीजर होने चाहिए। डिजीजेज हमने देख लिए, अब मोर और लेस हम उन्हीं के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। आपको एटलीस्ट पता चल चुका है कि अब कौन सी डिजीज बैक्टीरियल है, कौन सी वायरल है, कौन सी प्रोटोजोअल है। अभी उसके बारे में ही हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। एक टाइप का क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा इससे, जो कि बहुत बेसिक क्वेश्चन होता है लेकिन गलत होने के चांसेस बिलीव मी मोर देन 80% है। अच्छे अच्छे बच्चों की ये क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है, जिसमें वो ये नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये कौन सा बैक्टीरियल है, कौन सा वायरल है, क्योंकि नंबर इतना ज़्यादा हो जाता है और इतना सिलेबस होता है कि उस टाइम पे आप मिक्सअप करने के चांसेस बहुत रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर तुमने बहुत दिमाग लगाया अपना सोच के कि मैंने मेमोराइज किया था ये कौन सा है, तो उस टाइम पे नहीं होगा। उस टाइम पे बस ट्रिक काम आएगी कि अच्छा इस ट्रिक में ये दे रखा था तो यानी कि ये तो वायरल बैक्टीरियल है। अदरवाइज अगर उस टाइम पे तुमने दिमाग लगाया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है? तो इन सारी डिजीज से बचने के लिए क्या मीजर्स लिए जाते हैं प्रिवेंट और स्प्रेड ना हो ये इन्फेक्शियस डिजीज? उसके लिए ज़रूरी क्या है? पर्सनल हाइजीन ऑब्वियसली ज़रूरी है, रोज़ नहाइए, ठीक है? वैसे रोज़ नहाना भी नहीं आया है, ठीक है? अगर आप ज़्यादा नहाओगे तो आपका जो माइक्रोबायोटा है वो चला जाता है सारा। मतलब अगर देखेंगे आप ज़्यादा रिसर्च करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा नहाना भी अच्छा नहीं है, ठीक है? क्योंकि ग्रोथ होनी चाहिए कम से कम, मतलब क्योंकि आप इतना ज़्यादा डिटर्जेंट, मतलब डिटर्जेंट क्या, सोप जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें केमिकल्स तो हैं ही, ठीक है? तो कुछ लोग तो कहीं भी, लड़कों का तो कोई भरोसा नहीं है, उनको तो अगर रिन वाला साबुन दे दोगे उससे भी नहा लेंगे वो लोग, ठीक है? तो वो कुछ भी अप्लाई कर रहे हो अपनी स्किन पे, तो वो सारी चीज़ें, उससे नुकसान तो होता ही है, एब्जॉर्प्शन भी हो जाता है। तो आपको एक तो पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखनी है, बॉडी को क्लीन रखना है, कंजम्पशन ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, और जो भी चीज़ें आप कंज्यूम कर रहे हो वो बहुत क्लीन होनी चाहिए, ठीक है? पब्लिक हाइजीन ऑब्वियसली अगर होगी तो आपको जाना ही है, सोसाइटी में तो मिलना ही है, और उसके टाइम पे भी अगर पब्लिक हाइजीन अगर आप मेंटेन करके नहीं रखोगे तो दैट विल ऑल्सो बी लाइक, इट्स ऑल्सो अ प्रिवेंटिव मेजर कि जिसको फॉलो कर सकते हैं, लाइक फॉर स्प्रेडिंग द डिजीजेज, जो डिजीज स्प्रेड करने में जितने भी फैक्टर्स हैं आप उनको स्टॉप कर सकते हो। उसके बाद अवॉइड क्लोज कॉन्टैक्ट, क्या इसमें हम वो भी यूज़ कर सकते हैं कि थाली बजा सकते हैं? मतलब जैसे कोई डिजीज़ अगर फैल रही हो तो थाली बजा सकते हैं क्या? हाँ, प्रिवेंटिव मीजर में बजा सकते हैं। उससे कुछ फ्रीक्वेंसी जनरेट हुई थी ना, कुछ वाइब्रेशन उससे जनरेट हुए थे और उस वाइब्रेशन से कोविड के कानों में से खून निकल आया था। वायरल, उसका जो टिम्पैनिक बुल्ला था वो फट गया, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन वायरस की, उसने कहा कि भाई ये कर्कश आवाज़ बंद कर दो अभी और मैं जाना चाहता हूँ इस दुनिया से।
तो वो नहीं करना है, ठीक है। चलो, तो अवॉइड क्लोज कांटेक्ट। अगर किसी को कोल्ड हो रखा है, आप उसको झप्पियाँ ले रहे हो, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। आप मुन्ना भाई बन गए, नहीं मतलब आप डॉक्टर बने और उसके साथ आप मुन्ना भाई भी हो कि नहीं मैं तो झप्पी दे के तुम्हें सही कर दूंगा, तो भाई उसको ऑलरेडी कोल्ड है तुम उसकी झप्पियाँ नहीं ले सकते वहाँ, मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए। आप मुन्ना भैया बनना, लेकिन इतना मत बनना कि मतलब ऐसे केसेस में भी आप झप्पियाँ दे रहे हो। तो ऐसे पेशेंट को झप्पियाँ मत देना जिसको कोल्ड और कोविड हो रखा हो, ठीक है, बिना पीपीई किट के। नेक्स्ट आ जाते हैं कंट्रोल वेक्टर्स एंड देयर ब्रीडिंग प्लेसेस। आपको पता होना चाहिए कि जैसे जितने भी वेक्टर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं ब्रीडिंग का जो एरियाज होते हैं, आप जो उन एरियाज को अगर आप क्लीन कर पाओ, जैसे आपको स्पेशली रेनी सीजन में देखने को मिलता है मलेरिया डेंगू के केसेस मिलते हैं, तो अगर आप उसको क्लीन कर दोगे तो यू विल नॉट बी हैविंग सच काइंड ऑफ इन्फेक्शंस देन, ठीक है। उसके बाद जैसे हमने देखा बैक्टीरियल डिजीज़ के बारे में डिस्कस किया था, तो कुछ इंपॉर्टेंट डिजीजेज हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे हमने बात की किसकी, सल्मोनेला टाइफी, ठीक है। सल्मोनेला टाइफी किससे होता है, मतलब सॉरी टाइफॉइड कौन सा डिजीज कॉज करता है, टाइफॉइड डिजीज कॉज करता है। इसका टेस्ट पूछ लेते हैं, इसका टेस्ट का नाम है विडाल बोल देते हैं कुछ लोग, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट करते हैं किसके लिए, टाइफॉइड के लिए करते हैं। इसमें होता क्या है, अगर आप देखेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन और दूसरे ऑर्गन में माइग्रेट करता है थ्रू ब्लड, ठीक है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें क्या होगा, आपको सस्टेन फीवर रहेगा, स्टमक पेन, वीकनेस, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट, इन सीवियर केसेस इंटेस्टाइनल परफोरेशन एंड डेथ में अकर। लेकिन ये बहुत बात की बात है, क्योंकि आपको जब 2-3 दिन में ही सस्टेन फीवर होता है तो आप डॉक्टर को विजिट कर ही लेते हो, अच्छे लोग हो आप लोग। और उस केस में हम इस पे तो नहीं पहुंचते हैं, बहुत रेयरली ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन ये सस्टेन्ड हाई फीवर, ये वाला फीचर रहेगा जो आपको मतलब बहुत ऊपर भी नहीं जाएगा, बट यू विल बी हैविंग अ फीवर अराउंड 9900 जो कंटिन्यूसली रहेगा, ठीक है। स्टमक पेन रहेगा, राइट। तो ऑल दीज आर द कॉमन फीचर्स जो यू विल बी सीइंग इन द टाइफॉइड। किससे हो रहा है, सल्मोनेला टाइफी से हो रहा है। कौन से टेस्ट करते हैं, विडाल टेस्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं, ये भाई बहुत महंगा 1 करोड़ का सवाल, बहुत पूछा जाता है, तो इसको याद रखेंगे। जो निमोनिया है वो किससे हो रहा है, एक आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी से तो हो ही रहा है, साथ में किससे हो रहा है, हीमोफ्लस इन्फ्लुएंजी। नाम है इन्फ्लुएंजा लेकिन करता हूँ मैं निमोनिया। वो कौन सी मूवी थी, अंदाज अपना अपना, जिसमें वो कहता है नाम है मेरा मोगेम्बो और आंखों से गोटियां निकाल के क्या करूँगा, क्या आंखों से, पता नहीं क्या डायलॉग था। देखिए किसी ने अंदाज अपना अपना मूवी है, बहुत फेमस। अरे आप लोगों ने अंदाज अपना अपना मूवी नहीं देखी तो क्या देखा फिर दुनिया में, हे भगवान क्या होगा तुम लोग बच्चों का, मतलब नी। हाँ हाँ, आमिर खान और सलमान खान की मूवी है, फ्लॉप थी बट इट्स फाइन, मतलब हम जैसे वेले लोग देख लेते हैं। एल्वेलाई ऑफ लंग्स को इन्फेक्ट करेगा निमोनिया, ठीक है। और निमोनिया के केस में रिस्पिरेशन में प्रॉब्लम होगी ड्यू टू फ्लूइड फिल्ड कैविटीज, फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक एंड इन सीवियर केसेस लिप्स एंड फिंगर नेल्स टर्न ग्रे टू ब्लूइश। इस केस में होता क्या है, जो अगर आपके जो लंग्स हैं उन लंग्स के अंदर जो आपके एल्वेलाई हैं उनके अंदर फ्लूइड फिल हो जाता है, और ये फ्लूइड आपको एक्चुअली प्रोसेस क्या है, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर एक मैकेनिज्म है कि वो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। तो जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो इट ट्राई टू सिक्रीट द म्यूकस। आपको पता है म्यूकस क्यों सिक्रीट किया जाता है, जब हम कफ करते हैं तो कफ करके, ये हमारी एक तरीके का इम्यूनिटी का पार्ट है कि हम कफ करेंगे और विल बी थ्रोइंग आउट द म्यूकस आउटसाइड, ठीक है। जब कफ करके हम जो स्प्यूटम निकालते हैं, उस स्प्यूटम के अंदर एक्चुअली क्या होता है कि जो भी डस्ट पार्टिकल हैं या जो भी पैथोजेंस हैं वो बाहर निकल जाते हैं। लेकिन आप इमेजिन करिए कि अगर आपके लंग्स में एक्सेसिव ग्रोथ हो गई, तो वो एक्सेसिव ग्रोथ से आप कॉन्टिन्यूसली म्यूकस सिक्रीट करते जा रहे हो। अब आपके फ्लूइड जो एयर में जहाँ एक्सचेंज होना था वहाँ आपने फ्लूइड फिल कर लिया, और फ्लूइड फिल करने की वजह से आपका कॉन्टिन्यूसली जो है स्प्यूटम बनता रहता है या म्यूकस बनता रहता है, और पूरे आपके एल्वेलाई को डैमेज कर देगा। ये चीज़ मैंने बहुत पर्सनली देखा है, मेरे फादर की डेथ हुई है इस रीज़न से। उनके दोनों लंग्स ख़राब हो गए थे। ही वॉज हैविंग अ इन्फेक्शन ऑफ स्यूडोमोनास, एक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया था। क्योंकि जब आप लोग डॉक्टर बनोगे, इसलिए मैं पर्सनली सब लोगों को बोलता हूँ कि एंटीबायोटिक जो है बहुत केयरफुली दीजिए,
क्योंकि मेरे फादर को जो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हुआ वो हॉस्पिटल के आईसीयू से हुआ, उससे पहले उनको नहीं था। और फिर 4 इयर्स तक उनके दोनों लंग्स ख़राब हो गए, ही वॉज ऑन ऑक्सीजन सपोर्ट। आपने देखा होगा सेकेंड वेव में कितना ऑक्सीजन का प्रॉब्लम था, लेकिन मैंने 4 इयर्स तक ऑक्सीजन पे रखा उनको, ऑक्सीजन सपोर्ट पे, मशीन और ऑक्सीजन सिलेंडर्स के साथ। और उनको एंटीबायोटिक के इंजेक्शन लगते थे, एक एंटीबायोटिक बची थी बस लास्ट जो काम करती थी, कोलेस्टिन। अदरवाइज जितने एंटीबायोटिक हैं उनमें से कोई काम नहीं करता था। एंड इट्स अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम नाउ, मतलब आज अभी जो हम कोविड से डील कर रहे हैं उससे भी बड़ी प्रॉब्लम है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, जो अभी जब आप प्रैक्टिस में आओगे एमबीबीएस क्वालिफाई करने के बाद तो आप डील करोगे कि आपने पेशेंट को मेडिसिन दिया, ऑलरेडी किसी और डॉक्टर ने, मतलब वही होता है कि मेनली आपको ट्रस्ट गेन करने के लिए पहले ही दिन में आप हैवी एंटीबायोटिक दे देते हो, पेशेंट एक दिन में सही हो जाता है। लेकिन उसकी वजह से बैक्टीरिया जो एक सिंगल सेल है, बहुत सिंपल सेल है, वो बहुत तेज़ी से अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहा है। और आप उतनी तेज़ी से एंटीबायोटिक तो बना नहीं पाओगे, क्योंकि आप कितने भी टारगेट थे आपने सारे एक्सप्लॉइट कर लिए। सेल वॉल उसका एक्सप्लॉइट कर लिया, अंदर का जेनेटिक मटेरियल उसका एक्सप्लॉइट कर लिया, उसकी प्रोटीन एक्सप्लॉइट कर ली, मतलब जितने भी एंटीबायोटिक बने होते हैं वो उसी फिनोमेना पे बने होते हैं, ठीक है। तो फिर आपके पास कोई एंटीबायोटिक नहीं बचती, और जब कोई एंटीबायोटिक नहीं बचती तो आप सोचिए कि जो छोटी से छोटी डिजीज़ जो आज के डेट में आपको लगता है कि आपने एंटीबायोटिक लिया और सही हो गई, वो कल सही नहीं होगी। आप जैसे आपने ब्लैक फंगस का सुना होगा, कोविड के टाइम में सुना था ना कि एक ब्लैक फंगस अलग अलग कलर में बताया जा रहा था कि आज ब्लैक हो गया, ऑरेंज हो गया, वो होता है मतलब ऐसा नहीं है कि वो कल ही आज ही निकले हैं, मतलब कोविड के टाइम में तो कुछ नया ही बताते हैं। जैसे आपको पता है कि ऑलरेडी कोविड भी ऑलरेडी उस पर काम हो ही रहा था, मतलब जो आपका सार्स वाला वायरस था वो ऑलरेडी उस पर डिस्कवर था, मतलब ऐसा नहीं है कि नया आ गया, कोविड-19 का स्ट्रेन चेंज हो गया, सीक्वेंस चेंज हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ये फंगस भी ऑलरेडी वो है, और स्टेनिंग के टाइम पे ये कलर आते हैं, स्पोरेंजियम जो बनते हैं उसमें कलर आ जाता है, उससे होता है। और आप सोचें फंगस एक ऐसा अपॉर्चुनिस्टिक ऑर्गेनिज्म है जो नॉर्मली डिजीज कॉज नहीं करता, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक होगी तभी करेगा वो अटैक, अदरवाइज वो नहीं करता। तो जैसे मैं आपको बता रहा था अपने पर्सनल केस में, तो मेरे फादर को हो गया था ब्रोंकियोस्टेसिस, और ब्रोंकियोस्टेसिस का इज द सेम केस जिसमें आपके जो एल्वेलाई होते हैं दैट विल ऑलवेज रिमेन फिल्ड विद द फ्लूइड, और हमेशा आपको इतना ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी कि योर लंग्स विल बी फंक्शनिंग एट द कैपेसिटी ऑफ 10% और 15%, और आप रेस्पिरेशन नहीं कर पाओगे, फिर आपको ऑक्सीजन मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो आपको हमेशा ऊपर वाले को थैंक्स बोलना चाहिए कि आपको इतनी अच्छी चीज़ दी गई है जिसमें आपको ऑक्सीजन परचेज़ नहीं करनी है। और ऑक्सीजन का खर्चा पर डे का, जैसे मैंने शायद आपको इससे पहले बताया हो कि ऑक्सीजन का खर्चा अगर आप देखेंगे जो करीब 40 लीटर का सिलेंडर होता है या कुछ, अगर आप नॉर्मल कैपेसिटी पे जब भी आप बैठे हो जो रिस्पिरेशन कर रहे हो, अगर आपने इसको यूज़ किया तो आपका खर्चा आएगा कम से कम नहीं तो 18,000 रुपीज़ बस पर डे 18,000 रुपीज़, अगर आपकी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है तो, ठीक है। क्योंकि जो सिलेंडर आप परचेज करते हो उसकी फिलिंग का, अगर आप सिलेंडर परचेज करोगे तो वो अलग है, लेकिन फिलिंग में अगर आप देखेंगे तो उसके फिलिंग में जैसे आपका लगेगा वो आपका 6 घंटे करीब चलता है सिलेंडर, ठीक है। नहीं 18,000 नहीं, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, आपका फिलिंग में लगेगा 4,000 रुपीज़, तो 12,000 रुपीज़ का आपका खर्चा आ जाएगा 24 आवर्स का। 4,000 वन टाइम फिलिंग का लगता है बड़े वाले सिलेंडर का, वो 40 लीटर के अराउंड का सिलेंडर होता है, लेकिन आप वो बहुत जल्दी चला जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप की ऑक्सीजन आप सोचें, मिनिमम बहुत कम से कम भी जाओगे तो आपको 10,000 रुपीज़ चाहिए पर डे ऑक्सीजन की अपनी रिक्वायरमेंट को, जब आप भाग नहीं रहे हो, चल नहीं रहे हो, ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट आप, मतलब 10,000 रुपीज़, तो आप ये सोचो किसी को तो उधार देना हो तो दे देना, कहना तुम्हें पता नहीं है ऊपर वाले ने कितनी कृपा कर रखी है, 10,000 रुपये की तो ऑक्सीजन ले लेता हूँ मैं रोज़, ठीक है। तो वो उस तरीके का है अगर आप आर्टिफिशियली करोगे चीज़ें तो, ठीक है। चलो वापस आ जाते हैं इस चीज़ से, निमोनिया के बारे में हम बात कर रहे थे, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो आता है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी से, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा क्योंकि निमोनिया में हम हमेशा निमोनी लगा होगा तो पहचान ही लेंगे, इसमें तो बहुत बेसिक है, लेकिन हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आएगा तो उसमें कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा, और इसमें ये सारे आपको सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ ये था कि टाइफॉइड मैरी का इसमें केस है कि मैरी मेलन वाज अ कुक बाय प्रोफेशन, और वो क्या थी, एक टाइफॉइड कैरियर थी, यहाँ से वहाँ खाना बनाती जाती थी और यूं यूं करके सब में मसाले मिला देती थी टाइप, जैसे आपको पता होगा आसपास के जैसे भी गोलगप्पे वाले भैया जो है हमारे करते हैं, आप कहते हैं टेस्ट नहीं आ रहा भैया, वो तो आपके हाथों का ही टेस्ट है, ठीक है। आज लोग वो कहते हैं ना, आजकल मीम्स चल रही हैं कि भैया आपके गोलगप्पों में आजकल स्वाद नहीं आ रहा, तो भैया कहते हैं हाँ भैया आजकल मैंने ग्लव्स पहनना शुरू कर दिए ना, तो वो वाला
टाइम आ चुका है, क्योंकि जो टेस्ट था वो उनके हाथों से आता था, तो वो वाला ही क्या काम कर रहे थे, टाइफॉइड मैरी जो थी वो वही काम कर रही थी, तो इस तरीके से टाइफॉइड स्प्रेड हो रहा था, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं दैट्स अ वायरल डिजीज, कॉमन कोल्ड, ठीक है, किसके थ्रू होता है, राइनो वायरस के थ्रू होता है, एंड इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता। अगर ये लंग्स को इन्फेक्ट करता तो इसकी सीवियरिटी ऐसे ही हो जाती जैसे अभी कोविड का केस में हो रहा है, ठीक है। अगर आपके अंदर के रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अगर एल्विलाई को करता तो इतना ही डेंजरस होता कि अगर आप आसपास जा रहे हो और आपको कोल्ड हो गया, क्योंकि आपको पता है ये किसको करता है, नोज और रेस्पिरेटरी पैसेज ट्रैकिया तक करेगा, अंदर नहीं जा रहा है, मतलब जो आपके एल्विलाई वाला पोर्शन है अंदर नहीं जाएगा कि प्राइमरी ब्रोंकियोल्स उसमें पहुंच गया, क्योंकि अगर ये वहाँ तक पहुंच जाता तो आपके पूरे लंग्स में फिर फ्लूइड फिल हो जाएगा बहुत ज़्यादा, और फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। तो कॉमन कोल्ड के केस में आपको रेस्पिरेटरी इश्यूज इतने ऑक्सीजन के एक्सचेंज में नहीं आते, क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ही करता है। तो अगर कहीं आपको मिलता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तो वो भी सही होगा। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ही करता है, वहीं तक इसकी बाइंडिंग होती है बच्चे, उससे आगे सरवाइव नहीं करेगा, ठीक है। ये जो वायरस अगर इसके लिए जो कंडीशनल जो अडेप्टिव जो इसका इन्वायरमेंट है जिसमें ये रह सकता है वो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, उससे आगे नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया। इसमें होता क्या है, नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, सोर थ्रोट, हॉर्सनेस, कफ, हेडेक एंड टायर्डनेस, दीज आर द फीचर्स दैट वी आर हैविंग फॉर द कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड कैसा है, एक वायरल डिजीज है, ठीक है, ये तो पता ही होगा, ठीक है। चलो, तो इसमें अगर आप देखेंगे इट डज नॉट इन्फेक्ट लंग्स एंड इट्स सिम्पटम यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days। तो अगर आप मेडिसिन लें ना लें, इसको अपना टाइम लेके ही ये जाएगा, ठीक है। चलिए, उसके बाद आ जाते हैं हेलमेंट्स की डिजीज पे। इसमें आता है सबसे पहले एस्कैरियासिस, जो किसके थ्रू होता है, एस्कैरिस के थ्रू होता है, इसका नाम है राउंड वर्म। इसमें पूछेंगे आपका स्ट्रक्चर और ऑर्गन जिसको ये इन्फेक्ट करता है, दैट इज अ इंटेस्टाइन। तो एस्कैरिस कहाँ मिलेगा आपको, इंटेस्टाइन में मिलेगा। इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, फीवर, मस्कुलर पेन, एनीमिया एंड ब्लॉकेज ऑफ द इंटेस्टाइनल पैसेज हो सकता है, ठीक है। इवन कई बार आप देखोगे इन राउंड वर्म्स के जो एग्स होते हैं, दे कैन ट्रैवल विद द ब्लड इन द डिफरेंट एरियाज ऑफ द बॉडी। आपने जैसे लिएंडर पेस के हुआ था या किसी एक टेनिस प्लेयर के हुआ है के साथ हुआ है, उसमें एस्कैरिस का ही शायद जो एग था वो ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंच गया था, ठीक है। हाँ, ऐसा होता है कि ब्लड के साथ ट्रैवल करके ब्रेन में पहुंच के फिर वहाँ ग्रो हो गया होना। तो अगर वो लार्वल स्टेज में स्टार्टिंग में ही अगर आपने इनिशियल स्टेज में रिमूव कर दिया तो उसका तो सक्सेसफुल था, लेकिन काफ़ी सारे केसेस ऐसे होते हैं जिसमें पहुंच के ग्रो कर जाता है और फिर वो बहुत डैमेजिंग होता है ब्रेन के लिए। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और वो भी क्या है, तो ये आपका जैसे इट्स वेरी कॉमन, मतलब अगर आप देखेंगे जिस तरीके की हम लोगों की हाइजीनिक कंडीशंस हैं इंडिया में, तो आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा होगा जिसके अंदर ना हो एस्कैरिस। बहुत रेयरली, मतलब मेनली होता है, ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में बच्चों में तो बहुत कॉमन है, राइट। तो ये आपको बहुत कॉमनली मिल जाएगा राउंड वर्म। उसके बाद है एलिफेंटियासिस और फाइलेरियासिस, जो किससे होता है, वुचेरिया वैनक्रॉफ्टाई, जिसको बोलते हैं फाइलेरियल वर्म, ठीक है। इस केस में क्या हो जाता है, हाथी पाँव, एलिफेंटियासिस को बोलते हैं हाथी पाँव रोग। इसमें आप देख रहे हो हाथी पाँव रोग क्यों बोल रहे हैं, इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि गुस्सा आ गया तो आज तुम्हें लाओ कुछ चली दूँ, ठीक है। तो वो वाला आपको फीलिंग आ जाती है। इट्स अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऑफ द ऑर्गन इन विच दे लिव फॉर मैनी ईयर्स रिजल्टिंग इन अ ग्रॉस डिफॉर्मिटीज, लिम्स, जेनाइटल ऑर्गन्स एक्सेट्रा। मेनली इसमें क्या होता है, जो आपकी जो लिम्फेटिक वेसल्स होती हैं वो ब्लॉक हो जाती है, तो जो फ्लूइड है उसमें एक्यूमुलेट होता रहता है। आपको पता है कि लिम्फेटिक सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, जो इंटेस्टाइनल फ्लूइड होता है उसको कलेक्ट करके लेके आना और कहाँ रिलीज करना, वेना कावाज में, जिससे हार्ट में वापस आ जाए। तो जो लिम्स की पोर्शन की होती हैं, पोर्शन अब देखोगे लिम्स के पोर्शन में स्पेशली लॉन्ग बोन्स के एरियाज में अगर वो होगा तो वहाँ ये डिजीज़ हो सकती है, वहाँ ये वर्म्स हो सकते हैं और उससे डिजीज़ हो जाएगी एलिफेंटियासिस। इसका पैथोजन पूछ लेते हैं, दैट इज़ अ वुचेरिया वैनक्रॉफ्टाई, ठीक है। सो दीज आर द डिजीजेस जो हेलमेंथ से हो रही हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं फंगल डिजीजेस। फंगल डिजीजेस में आपके पास है रिंग वर्म, इसमें पैथोजन पूछ सकते हैं। ये आपके पास आएगा माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटन, इपीडर्मोफाइटन, ठीक है। तो दीज आर द पैथोजन्स दैट विल बी हैविंग फॉर द फंगल डिजीजेस। इन केसेस में स्किन
नेल्स और स्कैल्प पे आपके डिजीज हो जाएगी, ड्राई स्केली लीजन्स होंगे और इंटेंस इचिंग होगी, ठीक है। सो दीज आर द कॉमन सिम्टम्स दैट विल बी सीइंग फॉर द फंगल डिजीजेज। इसमें ये नाम आप याद रखिए, माइक्रोस्पोरम है, ट्राइकोफाइटन है एंड एपिडर्मोफाइटन है। ट्राइकोफाइटन और एपिडर्मोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन आप याद रखो कि डर्मिस से रिलेट करके रखता है, एपी मतलब ऊपर हो गया, एपिडर्मोफाइटन। एक है ट्राइकोफाइटन और दूसरा है माइक्रोस्पोरम। माइक्रोस्पोरम और एपिडर्मोफाइटन और दूसरा है ट्राइकोफाइटन। सो दीज आर द वन जो क्या कॉज कर रहे हैं, फंगल डिजीज कॉज कर रहे हैं। और इस केस में आप देख रहे हो सिम्टम्स क्या हैं, ड्राई स्केली लीजन्स आपको दिख रहे हैं। हीट एंड मॉइस्चर मेक्स द फंजाई थ्राइव इन स्किन फोल्ड सच एज इन ग्रोइन एंड बिटवीन टोज। तो वहाँ आपके ग्रो हो सकते हैं। एक्वायर्ड फ्रॉम सॉइल एंड बिलोंगिंग्स ऑफ द इन्फेक्टेड इंडिविजुअल सच एज टॉवल्स, कॉम्स एंड क्लोथ्स। तो अपने पर्सनल यूज़ करिए, ये नहीं कि शेयर कर रहे हैं, क्योंकि शेयर करने से ऐसा तो घर में तो सब लोग यूज़ कर लेते हैं कॉमनली, बट बाहर अगर आप यूज़ कर रहे हो तो बी वेरी केयरफुल कि आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके थोड़ी सी रखना चाहिए, थोड़ी सी नहीं बहुत। उसके बाद हम आ जाते हैं फंगल डिजीजेस के बाद प्रोटोजोअल डिजीजेस। प्रोटोजोअल डिजीजेस में अमीबियासिस, जिसको बोलते हैं अमीबिक डिसेंट्री, किससे होता है, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका। कौन है एजेंट, कौन सा है, लार्ज इंटेस्टाइन ऑर्गन, लार्ज इंटेस्टाइन में होता है ये। और इसमें आप देखोगे कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल विद एक्सेसिव म्यूकस विद ब्लड क्लॉट्स। अगर कभी आएगा और वो सिम्टम से आपसे डिजीज पूछेंगे तो दे विल बी गिविंग यू दिस वन कि टेल द नेम ऑफ द डिसीज इन विच स्टूल विल कम विद द एक्सेसिव म्यूकस, तो दैट यू नीड टू टेल दिस अमीबियासिस और अमीबिक डिसेंट्री किससे हो रहा है, एंडोअमीबा हिस्टोलिटिका से हो रहा है। और ऑर्गन जो अफेक्ट कर रहा है दैट इज द इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। उसके बाद आपके पास आ गया मलेरिया, दैट्स वेरी कॉमन, आपको पता है इसका प्रोटोजोअन, और इस किसके थ्रू होता है, प्लाज्मोडियम के थ्रू होता है। देयर आर 4 स्पीशीज दैट यू विल बी हैविंग, वाइवेक्स, मलेरी, फेल्सीपेरम एंड ओवेल। इन सब में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे सो फेल्सीपेरम कॉजेज द मैलिग्नेंट मोस्ट सीरियस फॉर्म। कौन सा वाला मोस्ट सीरियस फॉर्म है, फेल्सीपेरम। तो आपके पास 4 फॉर्म है, वाइवेक्स है, मलेरी है, फेल्सीपेरम है और ओवेल है। दीज आर द 4 फॉर्म्स, जिसमें सबसे ज़्यादा सीरियस फॉर्म कौन सी है, फेल्सीपेरम, ठीक है। उसके बाद अच्छा, उसके बाद ये आरबीसीज को इन्फेक्ट कर रहा है, लिवर में भी आपको पता है जाता है, उसमें भी अपनी स्टेजेस पूरी करता है। तो इसमें अगर आप देखेंगे चिल्स, हाई फीवर रिकरिंग 3 to 4 days, इफ नॉट ट्रीटेड कैन प्रूव टू बी फेटल। तो इसमें फीवर मोस्टली जब भी ये आरबीसीज बस्ट होती हैं तो हीमोजोइन करके एक केमिकल रिलीज होता है, उसकी वजह से बार बार फीवर आता है, ठीक है। सो वो प्लाज्मोडियम के थ्रू हो रहा है। तो इसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। ये इसकी लाइफ साइकिल है, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल इसमें 2 होस्ट में कंप्लीट होती है। कौन से 2 होस्ट हो गए, एक तो हो गया मॉस्कीटो, ठीक है, और दूसरा कौन हो गया, ह्यूमन हो गया, ठीक है। तो हम इसकी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ये एक कोई मॉस्कीटो है और मॉस्कीटो का ये क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है, ठीक है। मतलब मैं मॉस्कीटो आपका अगर बना दूं एक छोटा सा, पता नहीं कैसा बनेगा लेकिन फिर भी ट्राई करता हूँ। ये कोई छोटा सा मॉस्कीटो है और ये उसका, ठीक है, मान लो कि मॉस्कीटो है ये, ठीक है, और ये उसकी स्लाइवरी ग्लैंड है जिसको आपने क्या कर दिया, इनलार्ज कर दिया, ठीक है। ये मत समझ लेना कोई पिटारा है उसमें से कुछ निकल रहा है, ठीक है। ये स्लाइवरी ग्लैंड का एक पोर्शन है। स्लाइवरी ग्लैंड के अंदर क्या भर के रखता है ये, जैसे हम कभी कभी अपने सिबलिंग्स के साथ खेल रहे होते हैं, मुंह में पानी भर के और यूं बन जाते हैं, ठीक है, वही वाला सीन है। इसने क्या कर रखा है, अपने स्लाइवरी ग्लैंड्स के लिए अंदर क्या भर के रखा है, स्पोरोजोइट्स भर के रखे हैं। तो मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिख सकते हो, मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज कौन सी है, स्पोरोजोइट दैट एस्केप फ्रॉम द गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्कीटो स्लाइवरी ग्लैंड्स। मॉस्कीटो के स्लाइवरी ग्लैंड में इन्फेक्टिव स्टेज रहती है जिसका नाम क्या होता है, स्पोरोजोइट। ये स्पोरोजोइट, मॉस्कीटो आया घूमते घूमते पार्टी करने, ठीक है, और उसके बाद आ गया ये, ठीक है, इसने बाइट किया, उसके बाद कहाँ आ जाएगा, ब्लड में आ जाएगा ये स्पोरोजोइट, और ब्लड में आने के बाद सबसे पहले कहाँ जा रहा है, लिवर। लिवर में पहुंचा, लिवर में पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, राइट। डिवाइड करने के बाद उसके बाद क्या करेगा, तो इसमें 2 साइकिल्स आपकी कंप्लीट होती हैं।
एक आपके पास सेक्चुअल पार्ट है और एक दूसरा ए सेक्चुअल पार्ट है। सेक्चुअल कहाँ हो रहा है, ए सेक्चुअल कहाँ हो रहा है? सेक्चुअल कहाँ हो रहा है? मॉस्किटो में। और ए सेक्चुअल कहाँ हो रहा है? ह्यूमन में हो रहा है, राइट। तो इसमें आपके पास क्या हुआ कि स्पोरोजोइड्स आए और ग्रो किए, उसके बाद द पैरासाइट रिप्रोड्यूसेस एसेक्सुअली इन लिवर सेल एंड बस्टिंग द सेल एंड रिलीजिंग इनटू द ब्लड। ये क्या करता है, डिवाइड करता है, और डिवाइड करने के बाद फिर बस्ट करेगा तो इट विल बी रिलीजिंग अ केमिकल्स, और वो कहाँ जाएंगे? इनटू द ब्लड। तो आपको जो बार बार चिल्स आते हैं इन द मलेरिया, दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस। और उससे क्या रिलीज हो रहा है? हीमोजोइन रिलीज हो रहा है, ठीक है। फिर इन पैरासाइट से दीज पैरासाइट्स आर गोइंग टू रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली इन रेड ब्लड सेल्स, बस्टिंग द रेड ब्लड सेल्स एंड कॉजिंग द साइकिल्स ऑफ फीवर्स एंड अदर सिम्टम्स। और ये पैरासाइट क्या करेंगे? न्यू आरबीसीज को इन्फेक्ट करते रहेंगे, ठीक है। तो आपके पास आप देख रहे हो कि ये जो एसेक्सुअली जो अपने नंबर को बढ़ा रहे हैं, उसके बाद नंबर इन्होंने बढ़ा लिया, अपने स्टेजेस बना लिए। पहले लिवर सेल्स में थे, उसके बाद आरबीसीज के अंदर आ गए, वहाँ इन्होंने डिवाइड किया, अपना नंबर बढ़ाया। देन दे विल बी कमिंग इनटू द ब्लड, राइट। और उसके बाद इसके जो गैमेटोसाइट्स है दे विल बी रीचिंग टू द ब्लड, और ब्लड के थ्रू अगेन मॉस्किटो क्या करेगा? इनको ले लेगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ साइकिल दे विल बी फॉलोइंग के। और उसके पास ये गैमेटोसाइट्स यहाँ आ गए मॉस्किटो के अंदर, फीमेल मॉस्किटो ने ले लिया, टेक्स ऑफ गैमेटोसाइट्स विद ब्लड मील, और फाइनली फर्टिलाइजेशन और डेवलपमेंट होगा, और क्या बन जाएगा? स्पोरोजोइड बन जाएगा, ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ साइकिल दे आर फॉलोइंग, ठीक है। इसमें इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है किस चीज़ का बचे कि, मतलब कौन से वाले साइकिल का? ए सेक्चुअल में। अगर ए सेक्चुअल में देखेंगे बच्चे तो 3 to 4 डेज में वो रहेगा। हाँ, मतलब बच्चे वो तो साइकिल चलती रहेगी ना, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि फीमेल मॉस्किटो, एक ही मॉस्किटो जा रहा है और उसके बाद उसी को सेम को ही जाना है। मतलब उसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे ये इंडिविजुअल मिला, अब तो मैंने अपनी साइकिल इसी में कंप्लीट करनी है। क्योंकि हो सकता है भाई इसने इसको मच्छर को काटा और बंदा चला गया कहीं और, राइट। तो वो वाला सिचुएशन नहीं है, वो रैंडम हो सकता है। प्राइमरी होस्ट कौन सा है? प्राइमरी होस्ट बच्चे मॉस्किटो है। प्राइमरी होस्ट मॉस्किटो है और सेकेंडरी होस्ट ह्यूमन है। मेन साइकिल आप जो सेक्चुअल है वो कंप्लीट कर रहे हो मॉस्किटो के अंदर, और सेकेंडरी होस्ट कौन सा है आपका? ह्यूमन। क्योंकि इसमें आप ए सेक्चुअली कर रहे हो तो दिस इज अ सेकेंडरी होस्ट, और मॉस्किटो कौन सा है? प्राइमरी होस्ट, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डिजीज, दैट इज एड्स, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। या किस कौन से वायरस से हो रहा है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से हो रहा है, ठीक है। फर्स्ट रिपोर्टेड केस था 1981 में। अप्रॉक्सीमेटली 25 मिलियन पीपल इन लास्ट 25 ईयर्स में डेथ हो चुकी है। इट इज़ डिफिशियंसी ऑफ इम्यून सिस्टम एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल। सिंड्रोम का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ द डिजीज, मतलब अगर आपको कभी कोई डिजीज हो रही है और उसमें बहुत सारे ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे सिम्टम्स आ रहे हैं, तो दैट विल बी कॉल्ड एज अ सिंड्रोम। तो इट्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। नॉन कंजेनाइटल होता है फैटल इन्फेक्शन डिजीज है। व्हाट डज इट मीन नॉन कंजेनाइटल? बाय बर्थ नहीं है, नॉन कंजेनाइटल है, राइट। और उसके बाद अगर हम देखें तो कॉजेटिव एजेंट क्या है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस, ठीक है। अगर इसके बारे में बात करते हैं तो इसकी अगर साइकिल में, जैसे सबसे पहले अगर हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लें तो क्या होता है जेनेटिक मटेरियल इसका? जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसका? जेनेटिक मटेरियल इसका है जेनेटिक मटेरियल है इसका डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड? सिंगल स्ट्रैंडेड। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। सिमिलर होता है, डिफरेंट होता है? इज इट सिमिलर और डिफरेंट? सिमिलर होता है। दोनों जो आरएनए की कॉपी हैं वो सिमिलर है, ठीक है। उसके अलावा इसमें क्या होता है और बताइए क्या होता है इसमें? ये आरएनए हो गया दो, इसके ऊपर मैंने दो डॉट लगा रखे हैं, क्या है ये? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है इसके पास, ठीक है। और इस पे
और क्या चीज़ होती है? हाँ, इंटीग्रेज और ठीक है। अगर आप इसकी स्ट्रक्चर देखोगे तो आपके पास आरएनए के सिंगल स्ट्रैंड है दो, यू आर हैविंग द टू स्ट्रैंड्स ऑफ आरएनए, राइट। और इसके साथ एक एंजाइम आपको दे रखा है, व्हाट्स द नेम ऑफ इट? ये है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्या फंक्शन करता है बच्चे ये? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है और आपके पास आरएनए है, ये स्ट्रक्चर है आरएनए की। उसके अलावा भी इसमें कुछ एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। क्या नाम होगा इसका? अभी मुझे किसी ने बोला था, आवाज आई थी पीछे से। और क्या होता है? प्रोटीएजेस, प्रोटीएज और इंटीग्रेज। इंटीग्रेज का फंक्शन क्या होगा? ठीक है, अगर आप देखेंगे तो इसमें कैप्सिड आपको पता है, स्पेशली अगर आप देखें तो आपके पास आरएनए के दो स्ट्रैंड हो गए जो सिमिलर हैं, उनके ऊपर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हो गया, प्रोटीन में प्रोटीएज हो गया, एंड व्हाट एल्स? इंटीग्रेज हो गया। इंटीग्रेज विल बी हेल्पिंग इनटू द इंटीग्रेशन पार्ट ऑफ द व्हाट? किसके साथ इंटीग्रेट कर जाएगा? होस्ट के डीएनए के साथ, ठीक है। अब इसमें आप देखेंगे इसमें प्रोटीन फिल्ड रहते हैं, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि ये वाला जो शेल है ये है P14, कौन सा है? P14, फिर 17 आएगा, फिर उसके बाद कौन सा आएगा? 17। मतलब अगर इसमें और एक आप फिल कर दो, किसमें? नहीं बच्चे, पहले 14 आएगा ना, फिर 17 आएगा। नहीं बच्चे, और भी तो होते हैं ना। वो तो आप किसकी बात कर रहे हो? मैं ग्लाइकोप्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अंदर वाले सेल की बात कर रहा हूँ। 14 फिर उसके बाद जो फिलिंग होती है उसकी बात कर रहा हूँ। 14 और 17 की भी फिलिंग होती है ना, पहले 14 आता है फिर 17 आता है, फिर उसके बाद जो सीक्वेंस आएगा उस पर जो लिपिड की मेम्ब्रेन आएगी जीपी, उसमें जीपी में क्या आता है? GP41 और GP120, ठीक है। तो उसमें जो शेल आते हैं, अगर आप उसमें देखोगे इसको, एक मिनट, उसके बाद आपके पास एक लेयर है that is coming here, और इसके ऊपर कुछ आपके पास ऐसे, ये क्या क्या है जो अंदर इंसर्टेड है? वो कौन सा पोर्शन है? GP41, और अंदर वाला कौन सा है जो इंसर्टेड है? GP40, और ऊपर वाला जो राउंड वाला है 120, राइट। अब इसमें से कौन सा सीक्वेंस स्पेशली ये कहाँ से बाइंड करता है? अगर आप देखोगे तो ये बाइंड करता है, आपको पता होगा कि जैसे हम बात करते हैं CD4 सेल्स का जो सीक्वेंस होता है उसके कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो आपके पास हो गया GP120 और 40, और इसका जो सीक्वेंस है दैट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाट? CD4। CD4 पे क्वेश्चन था, CD4 पे आपने पूछा था या अब्दुल ने शायद पूछा था? आपने पूछा था ना, एक ऐसा क्वेश्चन कोई था जिसमें पूछा था कि किसको अटैक कर रहा है HIV के केस में। तो वो था कि कौन से सेल्स हैं स्पेशली
तो CD4 को करता है, आपको पता है टी हेल्पर सेल को करेगा और मैक्रोफेजेस को करेगा, तो अगर आपको CD4 भी आता है तो दैट विल ऑल्सो बी करेक्ट, तो वहाँ से कॉम्प्लीमेंट्री होता है, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, क्या सीक्वेंस फॉलो करते हैं कि बॉडी में ये एंटर कर रहा है और एंटर करने के बाद कहाँ चला जाता है, मैक्रोफेजेस में, मैक्रोफेजेस में जाके पहले एंटर करेगा और एंटर करने के बाद ही ये क्या बनेंगे, ये इसकी फैक्ट्री बनेंगे, वायरल फैक्ट्री बनेंगे, ठीक है। यहीं से आपके वायरस का नंबर बढ़ेगा। किसके थ्रू, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, प्लेसेंटा के थ्रू जा सकता है, हाई रिस्क इंडिविजुअल, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स है, मदर टू फीटस हो सकता है, रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन है, इन्फेक्टेड निडल्स के थ्रू हो सकता है, या ड्रग एडिक्ट्स हैं तो उनमें हो सकता है, ठीक है। किसमें, हाँ बिल्कुल, अगर टैटू भी जो लोग कराते हैं उसमें, क्योंकि जो मशीन जो यूज़ कर रहे होते हैं तो वो उससे भी होने के चांसेस है, ठीक है। तो वो एक फीचर हो गया। उसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं कि हाउ इट इज़ गोइंग टू इन्फेक्ट द इंडिविजुअल। इस केस में आप देखोगे कि जो वायरल प्रोटीन कोट है वो तो बाहर रह गया, वायरल RNA इज इंट्रोड्यूस इनसाइड द एनिमल सेल। तो ये जो आप बॉक्स देख रहे हो दैट इज अ एनिमल सेल, और उस एनिमल सेल के अंदर क्या रिलीज कर दिया, RNA रिलीज कर दिया। ये RNA सबसे पहले रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को यूज करेगा और क्या बना लेगा, DNA, क्योंकि आपको DNA के बिना तो एंटरटेन नहीं करेगा जेनेटिक मटेरियल, जो होस्ट का जेनेटिक मटेरियल दैट इज अ DNA, दैट इज नॉट अ RNA, राइट। तो इसको एंटरटेन करने के लिए पहले इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, DNA। दैट वायरल DNA इनकॉर्पोरेट्स इनटू द होस्ट जीनोम, और उससे क्या बनेगा, न्यू वायरल RNA इज प्रोड्यूस बाय द इन्फेक्टेड सेल। क्योंकि अब वो मशीनरी उसके पास है तो इट कैन मेक द मल्टीपल कॉपीज, और आपको पता है कि DNA बार बार हमारे सेल में तो DNA रेप्लिकेशन होता रहता है, तो DNA रेप्लिकेशन होगा तो उसके साथ वायरस का जो सीक्वेंस है वो भी बनता रहेगा। इट गेट पैक्ड अगेन, राइट। तो न्यू वायरसेस कैन इन्फेक्ट अदर सेल्स टू, और इनके पास भी क्या है, आप देखते हो लिपिड का बाई लेयर है, ठीक है। तो आप जो नॉर्मली सेल मेम्ब्रेन का कॉन्सेप्ट देते हो, इसीलिए हम इसको किस में रखते हैं, दो कैटेगरी में, लिविंग नॉन लिविंग में, क्योंकि जब ये एंटर कर रहा है तो इसके पास भी क्या है, लिविंग को बोलने का रीज़न क्या हो गया इसका, क्योंकि जब ये एंटर कर रहा है तो इसके पास भी क्या आ रही है, मेम्ब्रेन आ रही है, ठीक है। सीक्वेंस इवेंट्स क्या है इसमें, इन्फेक्टेड सेल्स कौन से होते हैं, मैक्रोफेजेस दैट कैन सर्वाइव व्हाइल वायरसेस आर बीइंग रेप्लिकेटेड, एंड दीज आर कॉल्ड एज HIV फैक्ट्रीज। तो आपके पास ये क्वेश्चन दे रखा है, पहले भी आए हैं, कि कौन सी सेल को इफेक्ट कर रहा है, तो टी हेल्पर सेल, मैक्रोफेजेस, अगर CD4 है तो CD4 मार्क करना है, ठीक है। ये मिलेगा क्वेश्चन आपको। HIV एंटर्स इनटू द मैक्रोफेजेस एंड टी हेल्पर सेल्स, जिनको TH सेल्स बोलते हैं। प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ T सेल्स, आपका ये कम हो जाता है अराउंड 210⁸ से अगर कम हो जा रहा है। वैसे नॉर्मल जो होता है वो होता है 900 की समथिंग, 900 × 10⁸ पर लीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। पर लीटर में अगर 900 × 10⁸ पर लीटर है दैट्स अ नॉर्मल वो, लेकिन अगर इन केस HIV केस में आप देखोगे इट विल बी लेस देन 200 × 10⁸ पर लीटर, दैट्स अ नंबर ऑफ सेल्स जो होगा जिसके बेसिस पे HIV में कम हो जाता है इसमें। तो इसमें इनिशियल सिम्टम्स क्या होंगे, फीवर, डायरिया एंड वेट लॉस, और लेटर द इम्यूनोडिफिशिएंट पेशेंट इज प्रोन टू द डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज, मतलब कोई भी कॉमन जो पैथोजन है वो HIV पेशेंट को इन्फेक्ट कर सकता है। तो नॉर्मली माइकोबैक्टीरियम, वायरसेस, फंजाई, टॉक्सोप्लाज्मा, ऑल दीज आर द एजेंट्स दोज कैन कॉज द डिजीज इन द HIV patient, right? And this may like there is a time lag between the infection and appearance of the 8 symptoms. This may vary from few months to the many years, like 5 to 10 years तक भी हो सकते हैं। एक होता है विंडो पीरियड। व्हाट इज विंडो पीरियड? एक तो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, एक होता है विंडो पीरियड। दोनों में फर्क क्या है? इंक्यूबेशन पीरियड हो गया और दूसरा हो गया, इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? और आपका फिर विंडो पीरियड क्या हो जाएगा? ठीक है, तो विंडो पीरियड में मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव में अगर आपका फेज आ रहा है तो दैट इज अ विंडो पीरियड। इंक्यूबेशन में पहले साइन जो आपको आ रहे हैं दैट इज अ इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। डायग्नोस्टिक टेस्ट इसके लिए क्या है? एलाइजा। एलाइजा के थ्रू इसका नाम होता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, और इसके अंदर क्या होता है, एक प्लेट होती है 96 वेल प्लेट होती है, उसके अंदर आप एंटीबॉडीज़ लगा के रखते हो, मतलब इट्स अ काइंड ऑफ इस तरीके की एक प्लेट होगी और उसमें लेबलिंग रहती है। जैसे आप देखोगे ये A B A से लेके और H तक आपको मिल जाएगा। कितना हो गया?
96 प्लेट होगी और 8 रोज होंगी और इधर 12 होगा, 1 to 12 होगा और ऐसे ऐसे सर्कल्स बने रहते हैं। और इन प्लेट्स के बेसिस पे मतलब होल्स बने रहते हैं, वेल्स बने रहते हैं, उन वेल्स के ऊपर क्या होती हैं, एंटीबॉडीज़ लगी रहती हैं और जब भी ऐसा एंटीजन आपके पास जाएगा तो उसको बाइंड कर लेगा और इसके थ्रू आपके पास जो फॉस्फेटेजेस होते हैं या पेरोक्सीडेजेस होते हैं, इन एंजाइम्स को यूज़ करके एक कलर्ड रिएक्शन आती है और इसके थ्रू आप एलाइजा का टेस्ट करके कंफर्म कर सकते हो। इसके थ्रू 8C नहीं और भी टेस्ट। क्या हुआ बच्चा? कंफर्मेटरी टेस्ट मतलब और कैसा, कौन सा टेस्ट करेंगे? वेस्टर्न ब्लॉट कर सकते। वेस्टर्न ब्लॉट भी प्रोटीन का ही पार्ट है ना। वेस्टर्न ब्लॉटिंग स्पेशली हम करते हैं प्रोटीन के लिए, इसमें इस एलाइजा के थ्रू भी प्रोटीन का ही कर रहे हैं। वेस्टर्न ब्लॉटिंग जैसे आपने पढ़ा होगा, जैसे एक होता है नदर्न ब्लॉट, एक होता है सदर्न ब्लॉट और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉट। नदर्न ब्लॉट किसके लिए होता है? आरएनए के लिए होता है, ठीक है। वेस्टर्न ब्लॉट होता है प्रोटीन के लिए, ठीक है। तो आपके पास हो गया नदर्न आरएनए के लिए हो गया, वेस्टर्न ब्लॉट प्रोटीन के लिए हो गया, राइट। सदर्न ब्लॉट डीएनए के लिए हो गया। तो ये ब्लॉटिंग होती है, ब्लॉटिंग शीट होती है एक सेलुलोज की, उसके ऊपर आप इसको सेपरेट कर लेते हो। जैसे आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस आप करते हैं, पहले आपने अलग अलग प्रोटीन जैसे एसडीएस पेज लगता है, सोडियम डोडेसाइल सल्फेट का एक पेज उसमें पॉलीएक्रिलामाइड में लगाते हैं और उसके थ्रू आप प्रोटीन अलग कर सकते हो, डीएनए अलग कर सकते हो। तो एलाइजा एक्चुअली बहुत सिंपल टेक्निक है, ये भी कंफर्मेटरी आपको वो दे देगी, ठीक है। उसके बाद जो आप वो बता रहे हो ना वेस्टर्न ब्लॉट स्पेसिफिकली उसी से बाइंड करेगा, ठीक है। ये आपको कलरीमेट्री के थ्रू कंफर्मेशन दे देगा, टाइट्रेशन के थ्रू आपको पता चल जाएगा अच्छा कंफर्म हो गया। अब आपको उसकी वैल्यूज पता करनी है, टाइटर में कितना अमाउंट आ रहा है, तो उसके थ्रू आप जा सकते हो आइसोलेट करने के लिए। सपोज मुझे वो पर्टिकुलर चीज, वो प्रोटीन आइसोलेट करनी है तो मैं किस पे जाऊंगा? वेस्टर्न ब्लॉट पे। लेकिन अगर मुझे कंफर्म करना है तो मैं एलाइजा से कर सकता हूँ। वेस्टर्न ब्लॉट मुझे इसलिए चाहिए कि मुझे सपोज जैसे वेस्टर्न ब्लॉट, इसके अलावा में अगर आपको मैं बताऊं, जैसे आपने किसी सेल पे काम किया और आपको लगता है ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन है जिससे डिजीज हो सकती है, मान लो कि कैंसर कॉजिंग कोई ऐसा फैक्टर था, वो पर्टिकुलर प्रोटीन है और आप उसको आइसोलेट करना चाहते हो, तो उसके लिए आप लगाओगे वेस्टर्न ब्लॉट। क्योंकि वेस्टर्न ब्लॉट में स्पेसिफिकली अगर सेल के अंदर देखें तो थाउजेंड्स ऑफ प्रोटीन्स आर अवेलेबल और आप चाहते हो स्पेसिफिकली आपकी अपनी प्रोटीन को पकड़ना, तो आप क्या करोगे? वेस्टर्न ब्लॉट यूज़ करोगे। और वेस्टर्न ब्लॉट में हम स्पेसिफिक एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, वहाँ भी एंटीबॉडी यूज़ करते हैं, तो वो आपकी एंटीबॉडी आपकी प्रोटीन से बाइंड करेगी, बाकी सारी प्रोटीन को जाने देगी इधर उधर, और बाकी आपकी स्पेसिफिक प्रोटीन वहाँ रुक जाएगी जेल के अंदर, ब्लॉट के अंदर, तो उसको बोलते हैं वेस्टर्न ब्लॉट, ठीक है। तो एलाइजा से भी कर सकते हैं, वेस्टर्न ब्लॉट से भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट में एंटी रेट्रोवायरल ड्रग्स, मतलब आपका जो कन्वर्जन है, देन दैट यू आर मेकिंग आरएनए से जो आप डीएनए बना रहे हो, उस प्रोसेस को एंटी रेट्रोवायरल, अगर आप उसको स्लो कर पाओ तो आप क्या कर सकते हो? एज पेशेंट की बढ़ा सकते हो थोड़े टाइम और, मतलब आप उसकी इम्यूनिटी को सेव कर सकते हो। क्योंकि वायरस का अगर जो ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, मतलब ये इसको क्या बोलते हैं, डीएनए से आरएनए का, आरएनए से जो डीएनए का कन्वर्जन है, अगर आप उसको स्लो डाउन कर दो तो वायरस का ग्रोथ इतना नहीं होगा फिर, ठीक है। तो डिफरेंट एजेंसीज लाइक एनजीओज, WHO स्टार्टेड नंबर ऑफ प्रोग्राम्स टू एजुकेट, मेक पीपल अवेयर ऑफ द एड्स, और स्पेशली इसमें क्या होता है, मेकिंग ब्लड बैंक सेफ फॉर फ्रॉम HIV, यूज ऑफ ओनली डिस्पोजेबल निडल्स एंड सिरिंजेस इन पब्लिक, एंड फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्डोम्स एंड कंट्रोलिंग ऑफ ड्रग एब्यूज, राइट। तो इन सारी चीज़ों के थ्रू यू नीड टू स्टॉप ऑल दीज थिंग। मतलब अगर HIV का होगा तो नॉर्मल अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो उससे इन्फेक्ट नहीं होता, मतलब नॉर्मल हगिंग किसेस से कुछ नहीं होने वाला। अगर कोई बॉडी फ्लूइड्स का एक्सचेंज हो रहा है तो दैट विल रिजल्ट इन द ट्रांसफर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है कैंसर। क्या हो? किससे? बिल्कुल हो सकता है, हाँ, अगर कट है तो, अगर बॉडी में अगर कट है, लगा है, तो उसमें हो सकता है। बॉडी फ्लूइड्स अभी तो मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको कट लगा है, इंटरनल टिश्यू में कट लगा है, तो देयर आर चांसेस के हो सकता है। सलाइवल, अगर आप देखोगे, अगर बॉडी फ्लूइड्स में अगर अंदर से इंटरनल कोई कट है तो हो सकता है उस केसेस में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कैंसर, अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ, राइट। ऐसी जो अपने सेल साइकिल ऑलरेडी पढ़ा है आपने, और उसमें कितने फेजेस थे सेल साइकिल में? सेल साइकिल पढ़ लिया?
सेल साइकिल में कितने फेजेस, कैसे? नहीं नहीं, सेल साइकिल कैसे डिफाइन करेंगे? माइटोटिक फेज और इंटरफेज, इंटरफेज और एम फेज, इंटरफेज और एम फेज। एम फेज मतलब माइटोटिक भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है, राइट? तो इन फेजेस के बीच में हर एक फेज में क्या होते हैं? चेक पॉइंट्स होते हैं। सर ने बताया होगा आपको चेक पॉइंट्स के बारे में, ठीक है? इन चेक पॉइंट्स पे इतना हैवी कंट्रोल होता है कि अगर ये कहीं भी मिस हो जाए या इनसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर्स हैं अगर उसमें कोई भी म्यूटेशन आ जाता है तो दैट विल लीड टू द कैंसर। और इसके अलावा एक मशीनरी और काम कर रही होती है जिसको बोलते हैं एपोप्टोटिक फैक्टर्स, जो सेल डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपको पता होगा दैट इज अ कंट्रोल्ड सेल डेथ, मतलब सुसाइड जिसको बोलते हैं, ठीक है? उसके लिए वर्ड यूज होता है एपोप्टोसिस, राइट? अगर इन दोनों मैकेनिज्म में से कोई भी फेल हो जाता है, या तो सेल साइकिल चेक पॉइंट्स की किसी प्रोटीन में प्रॉब्लम आ जाए, या फिर कोई एपोप्टोटिक फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम आ जाए, उनके फैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो भी आपको कैंसर हो सकता है दोनों केसेस में, राइट? तो दिस अ नॉन इन्फेक्शियस डिजीज, मेजर कॉज ऑफ डेथ अक्रॉस द ग्लोब। अगर आप देखेंगे हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड ग्रोथ होती है नॉर्मल सेल्स के अंदर। आप देखते हैं कितनी सेल्स ग्रो करनी है, कितना नंबर रखना है, दैट इज वेरी मच रेगुलेटेड इन द नॉर्मल सेल। लेकिन कैंसर सेल के अंदर अनकंट्रोल्ड नॉन रेगुलेटेड ग्रोथ होती है। इवन के जो फीचर्स, अगर आप इसको ग्रो करोगे, एक बॉटल फ्लास्क आता है, उस बॉटल फ्लास्क में इनको ग्रो किया जाता है कैंसर सेल्स को, तो उनको जब आप ऑब्जर्व करोगे तो उसकी काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जो नॉर्मल सेल से बिल्कुल अलग होती है। जैसे एक होता है कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कॉन्टैक्ट इनहिबिशन, नॉर्मल सेल अगर आप देखेंगे तो वो ग्रोथ जैसे ज़्यादा ज़्यादा होगा तो रुक जाएगा, लेकिन जो कैंसर सेल होती है उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने लोग हैं, कितना वो, जैसे अगर कोई सही बंदा है तो थोड़ा सा भीड़ होगा तो वो कहेगा चलो बाहर खड़ा हो जाता हूँ मैं, यार बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। लेकिन जो कैंसर सेल होगी उसको इससे फ़र्क नहीं पड़ता, वो तभी भी डिवाइड करती रहेगी कि कितने भी नंबर हो। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन से कोई ऐसा नहीं होता कि उनकी ग्रोथ पे कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन इसमें प्रेजेंट होगा, वर्च्यू ऑफ विच कॉन्टैक्ट विद अदर सेल इनहिबिट्स देयर ग्रोथ, राइट? कॉन्टैक्ट इनहिबिशन किस में होता है? नॉर्मल सेल्स के अंदर होता है, कैंसर सेल में लॉस्ट हो जाता है। तो दीज सेल्स कीप ऑन डिवाइडिंग एंड फॉर्म मासेस ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर और नियोप्लाज्म, राइट? इन सब में भी अगर आप देखें सबसे ज़्यादा कौन होते हैं? कार्सिनोमास, ठीक है? कार्सिनोमास जो इपिथेलियल टिश्यू के कैंसर्स हैं, 80% कैंसर्स कैसे होते हैं? कार्सिनोमास होते हैं, ठीक है? लोकेशन अगर आप देखेंगे, इसमें दो टाइप के ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं हम, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर्स। तो बिनाइन ट्यूमर कैसे होते हैं? ओरिजिनल प्लेस पे ही रहेंगे, मतलब मूव नहीं करेंगे इनको। ये दीज आर द इनिशियल स्टेजेस जिसमें आप ये बोलते हो कि किसी को कैंसर हो गया, सेलिब्रिटी को देखो वो ठीक हो गया, उसको अब कुछ नहीं है, क्योंकि उनका ऑलरेडी मेडिकल चेकअप बहुत फ्रीक्वेंटली होता है और दे आर ऑलरेडी नोइंग द सिचुएशंस, तो बहुत जल्दी उसको क्या कर लेते हैं? सर्जिकली रिमूव करा देते हैं, तो ऐसा प्रॉब्लमेटिक नहीं होता। लेकिन हमारे यहाँ इंडियन कल्चर में आपको पता है कि हमें जब तक फाइनल सिम्टम्स नहीं दिखते हम आगे जाते नहीं हैं, तब तक कैंसर ऑलरेडी पहुँच चुका होता है थर्ड स्टेज या फोर्थ में। और फोर्थ स्टेज कौन सी स्टेज होती है? मेटास्टैटिक स्टेज। कैंसर की जो लास्ट स्टेज होती है उसी को बोलते हैं मेटास्टैटिक स्टेज। मेटास्टैटिक स्टेज मतलब सेल्स आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, मतलब अपनी ओरिजिनल साइट को छोड़ के दे आर मूविंग टू द अदर वन, राइट? तो रैपिडली ग्रो करते हैं, स्प्रेड अदर पार्ट्स, इन्वेड एंड डैमेज अदर सेल, स्टार्विंग नॉर्मल सेल बाय कॉम्पिटिंग फॉर वाइटल न्यूट्रिएंट्स। आप मान के चलिए सपोज यहाँ कुछ डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, आप एक नॉर्मल इंसान हो जो चाहता है कि बेंच पे उसको कुछ मिल जाए वहीं के वहीं, और एक बंदा है जो कूद के उछल के अगर कुछ भी आ रहा है, डीपीपी आ रही है, तो वो सुपरमैन बढ़ के उड़ता हुआ आ रहा है यहाँ डाइस तक कि नहीं मुझे चाहिए। कैंसर सेल का नेचर यही होता है, इवन कि वो एंजियोजेनेसिस तक कर लेते हैं। एंजियोजेनेसिस का मतलब होता है दे आर फॉर्मिंग देयर ओन ब्लड वेसल्स, ठीक है? और उसको भी अगर आप स्टॉप कर पाते हो तो कैंसर को आप स्टॉप कर सकते हो। तो एंजियोजेनेसिस का फिनोमेना भी हो जाता है, मतलब नई नई ब्लड वेसल्स बना लेते हैं। मतलब ओरिजिनल एक सप्लाई जा रहा था, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम तो अलग टाइप के सेल्स हैं, हमें तो ज़्यादा न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो क्या करते हैं? और ले लेते हैं, ठीक है? तो एंजियोजेनेसिस भी कर लेते हैं। बिनाइन में क्या नहीं होता? मेटास्टेसिस नहीं होगा, ये लोकलाइज्ड ही रहेंगे। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे ट्यूमर होते हैं जो लोकलाइज, जैसे लाइपोमाज होते हैं, आपने देखा होगा कुछ लोगों के होते हैं लाइपोमाज, हाथ में आप देखोगे कुछ बॉल टाइप छोटे छोटे ऐसे से पैचेस दिखाई देते हैं, अलग ही पता चलता है, ठीक है? वो पैचेस कैसे होते हैं? बिनाइन होते हैं, और उनको लोग हटवा भी लेते हैं कई टाइम, तो लोग तो ऐसे कैरी भी करते हैं, मतलब ऐसा कुछ है नहीं, तो वो डेंजरस इतने नहीं होते, वो लोकलाइज्ड हैं, बिनाइन हैं, तो उनसे ऐसा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? सो दीज आर द
मेटास्टेबल, जो आपके जो मैलिग्नेंट ट्यूमर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, वो मेटास्टेटाइज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, ठीक है। और these are from moving from distant sites through blood and start new tumor, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस के थ्रू ये क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं। तो इसमें एक्चुअली जो हम बात कर रहे थे, व्हाट आर द प्रोटोऑन्कोजीन्स। प्रोटोऑन्कोजीन्स कैसे होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला जो सेल साइकिल की प्रोसेस है, सेल साइकिल की प्रोसेस में आपने देखा कि आपके पास है एक इंटरफेज और दूसरा है एम फेज। तो सपोज आपको पता है जीवन फेज में क्या होता था, बताइए जीवन फेज में क्या होता है, सेल, जीवन में सेल क्या करती है, ग्रोथ करती है, प्रिपरेशन करती है, किसके लिए, सेल साइकिल में सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट दो कौन से हैं, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए और फिर उसके बाद जो डीएनए बन चुका है उसका सेपरेशन, ठीक है। मतलब पहला टास्क आपके पास है एस फेज जिसमें आपको डीएनए को रेप्लिकेट करना है, और फिर है पूरा एम फेज जिसमें आपने जो डीएनए रेप्लिकेट किया था उसको कैसे आप अलग करोगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करोगे। उसके बीच के जो फेजेस हैं वो प्रिपरेशन के फेज हैं। जैसे अगर आप देखें एस से पहले हो रहा है जीवन फेज, तो ऑब्वियसली जैसे हमारे मिड टर्म के एग्जाम होते हैं या हाफ ईयरली एग्जाम होते हैं, उससे पहले हम क्या तैयारी करते हैं, जीवन में हम तैयारी किसकी करेंगे, एस फेज की तैयारी करेंगे। तो आपने वो सारी प्रोटीन बनानी है जो ज़रूरी है डीएनए रेप्लिकेशन के लिए। तो आप क्या बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा डीएनए पॉलीमरेजेस बनाओगे, ठीक है, टोपो आइसोमरेजेस बनाओगे, जो भी हेल्प करेंगे किसके अंदर, डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर हेल्प करेंगे, ठीक है। एस फेज से आप निकल गए, अब एस फेज से आप आ गए G2 फेज में। G2 फेज में आप किस चीज़ की तैयारी करोगे, डीएनए रेप्लिकेशन की या सेपरेशन की, सेपरेशन की। तो उस टाइम पे आप ऐसी सारी प्रोटीन्स बनाओगे जो हेल्प करें कि कैसे क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। अब ये सारी चीज़ें इंश्योर कराने के लिए आपके पास क्या होते हैं, बैरियर्स होते हैं कुछ, जो प्रोटीन्स ये इंश्योर करते हैं कि आपने ये सब्सटेंसेस बना रखे हैं कि नहीं बना रखे हैं। अगर आपने नहीं बना रखे होंगे तो आपकी सेल साइकिल वहीं स्टॉप हो जाएगी और जब तक कि बना नहीं लेंगे तब तक प्रोसीड नहीं होगी। इन केस अगर वो बैरियर फेल हो जाए, ठीक है, मान लो कि आपका डीएनए रेप्लिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ है एस फेज का और आप प्रोसीड कर गए आगे, तो उन वाले जीन को ही हम क्या बोलते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन। क्या बोलते हैं, प्रोटोऑन्कोजीन। मतलब जिनके म्यूटेशन होने से कैंसर सेल बनेंगे उनको क्या बोलते थे, प्रोटोऑन्कोजीन, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है वायरसेस की वजह से भी हो सकता है कि वायरस आए और आपके जीन के सीक्वेंस में थोड़ा सा सीक्वेंस उसने ऐड कर दिया, कुछ कर दिया, और जो आपका नॉर्मल सेल था वो कैसे हो सकता है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारा जैसे ये जीन का सीक्वेंस है, और इन जीन के सीक्वेंसेस से पहले आपको पता होगा प्रमोटर्स, इनहिबिटर्स, कुछ सीक्वेंसेस लगे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि बस जीन अकेला है, उससे पहले कुछ लगा होता है प्रमोटर सीक्वेंसेस। उन प्रमोटर सीक्वेंसेस की जगह सपोज हमारे पास ऐसा सीक्वेंस लगा था कि अभी इसको हमें स्टॉप करना था, हम नहीं चाहते थे कि इसकी ग्रोथ हो, ये वाला फैक्टर अभी आए, राइट। अब वायरस ने क्या किया, यहाँ पर जो इनहिबिटर सीक्वेंस था उसकी जगह क्या लगा दिया, प्रमोटर सीक्वेंस लगा दिया, और ये प्रमोटर सीक्वेंस इस सीक्वेंस को एक्टिवेट कर रहा है। ये वो प्रोटीन है जो सेल साइकिल के रेट को बढ़ा देती है। तो जो नॉर्मल सेल साइकिल होगी, जो नॉर्मल रेट से चल रही थी, आप डबल रेट से चलने लगेगी, राइट। तो उन सारे जीन को जिनके चांसेस हैं कि आगे चल के ये क्या बन सकते हैं, कैंसर सेल्स बन सकते हैं, तो कैंसर जीन्स बन सकते हैं, तो उनको क्या बोलेंगे, प्रोटोऑन्कोजीन्स बोलेंगे, ठीक है। और इसमें प्रोटोऑन्कोजीन से ऑन्कोजीन बन जाते हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स हैं, आयोनाइजिंग रेडिएशन आ सकते हैं, एक्स रेज और गामा रेज से एक्सपोजर हो गया। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में पूछेंगे यूवी रेज। यूवी रेज कैसे है, नॉन आयोनाइजिंग है, राइट। उसके बाद आपके पास ये केमिकल एजेंट्स में अगर आप देखें तो टोबैको स्मोक हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकल एजेंट्स में ऑन्कोजेनिक वायरस हो गया दैट कैरी वायरल ऑन्कोजीन्स। जैसे मैंने आपको बोला कि वायरस कैन ऑल्सो चेंज द सीक्वेंस ऑफ द जीन, राइट। वो आएंगे और आपके सीक्वेंस से ऐड करके सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। जो इनहिबिटर सीक्वेंस था उसको प्रमोटर में कर दिया, एक्टिवेटर्स में कर दिया। तो जब आप ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पढ़ोगे जिसमें जीन का एक्सप्रेशन पढ़ोगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप जीन के सीक्वेंस को कैसे चेंज कर सकते हो। आपको पता है कि जो डीएनए होता है उसमें कितनी सारी क्वाइलिंग होती है, तो फोल्डिंग अनफोल्डिंग होगा, उससे बहुत सारे जीन एक्सपोज हो जाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि आपकी जो सीक्वेंसेस है वो कवर्ड हैं, आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, वो आपके हेट्रोक्रोमेटिन में पड़े हैं। तो अगर आपको उसको एक्सेस करना है तो यू नीड टू ओपन इट,
और जब वो ओपन हो जाता है तो यू कैन एक्सेस दैट प्रोटीन पार्ट, और उसके बाद आप उसको एक्सप्रेशन कर लोगे और वो प्रोटीन बन जाएगा, राइट। तो इसका डायग्नोसिस के लिए अगर आप देखेंगे तो वी आर हैविंग द डिफरेंट मेथड्स, जिसमें क्या क्या आपके पास है। सबसे पहले वी आर हैविंग द बायोप्सी। बायोप्सी के केस में क्या है, यू नीड टू टेक द टिश्यू, उस टिश्यू को लेके आप क्या कर सकते हो, एग्जामिन कर सकते हो। बायोप्सी में जो आपका जो टिश्यू होता है उसको आइसोलेट कर लेते हैं, एंड देन वी आर गोइंग टू स्टडी इट। और आपको पता है कि कैंसर सेल्स की प्रॉपर्टी अलग होंगी, इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। ब्लड और बोन मैरो टेस्ट आप कर सकते हो सेल काउंट के बेसिस पे, रेडियोग्राफी, CT स्कैन, MRI, मॉलिकुलर टेक्निक्स आर देयर। एक है फाइन निडल टेक्निक, FNAC, राइट, एस्पिरेशन टेक्निक। FNAC के नाम से बहुत कॉमन, जिसको कैंसर का अगर किसी ने पेशेंट अटेंड किया है तो दे विल बी नोइंग कि फाइन निडल एस्पिरेशन टेक्नोलॉजी होती है, टेक्निक FNAC बोलते हैं उसको। तो उसको भी यूज़ किया जाता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ कैंसर, ठीक है। फिर ट्यूमर सेल्स में जो अगर आप ट्रीटमेंट देखें तो क्या है, सर्जरी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी, दीज आर द ट्रीटमेंट दैट वी आर हैविंग फॉर द कैंसर। इसमें मेनली आपके इसमें क्या करते हैं, कोबाल्ट 60 और आयोडीन 131 के साथ एक्सपोजर कराते हैं कैंसर सेल्स का, तो ये उसको किल कर देता है। दिस इज द प्रोसीजर जिसमें कोबाल्ट 60 और I-131 के साथ आप एक्सपोज कराते हो, तो रेडियोथेरेपी में जो कैंसर सेल्स होती हैं उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। So that's all for today. We'll be doing the immunity part in the next part, but on the Monday we'll be doing the immunity.